अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। और आप सबको हमारी तरफ से बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। और आज का जो दिन मैं समझा है, कि कहने लगी आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अच्छा आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड है, आगे चल रही हैं, लेकिन आज जो है ना काहिली का भी दिन है, जैसे कि हम अभी बात कर रहे थे, उस पर भी हमने बात करनी है। सबसे पहले आज हम डिस्कस कर लेते हैं आज की जो हमारी टॉप स्टोरीज हैं। अच्छा, सानिया जड़ावाला मसीही बरादरी के लिए कौन सी मस्जिद खोल दी गई है, इस पर हमने बात करनी है। और नवाज शरीफ की वतन वापसी भी नाजरीन बिलाखिर तय हो ही गई है, जिसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं और इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। आज कुछ अपडेट्स हुई हैं, कुछ अहम पेशरफ्त हुई हैं, बड़ी अहम मुलाकातें हुई हैं, वो हमने आपको बताना है। मज़ीद हम आपको बताने जा रहे हैं, आपको सबको पता होगा कि एक वीडियो वायरल होती है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक पुलिस एहलकार बदतमीज़ी करता है, बड़ी गंदी गंदी गालियाँ वो बकना शुरू हो जाता है। उसकी बीमारी के हवाले से हमने बात करनी है कि उसको क्या साइकोलॉजिकल इशू है। हमने माहिर नफ्सियात से बात करनी है और पता लगाने की कोशिश करेंगे कि क्या कीड़ा था उसके दिमाग में, है ना। बिल्कुल, ये पता लगाने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद जो बंगाल टाइगर्स हैं, उन्होंने दहकते कोयलों पर अनोखी ट्रेनिंग की है। अब आयशा, ये ट्रेनिंग है या काला जादू है, इस पर भी आज के ये हमने बात करनी है कि एशिया कप से पहले कुछ तो होने जा रहा है जी, इस पर हमने बात करनी है। और इसके अलावा बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ख़वातीन के लिए। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम जाएगी सऊदी अरब, वहाँ पर टूर्नामेंट खेलेगी। मज़ीद 6 टीमें भी होंगी और सऊदी अरब बहुत ज़्यादा फुटबॉल के अलावा फुटबॉल को बहुत ज़्यादा करे, ना सिर्फ मेल्स के लिए, जो मेल खिलाड़ी हैं, जो ख़वातीन हैं उनको भी बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है। तो ये सारी हमने, और ये सिर्फ यही नहीं, और भी बहुत चीज़ें हमने डिस्कस करनी है। तो बस आपने जुड़े रहना है, कहीं जाना नहीं है। और अब सबसे पहले बात कर लेते हैं जिसका आपने जिक्र किया, आप मुझे ये बताएं कि आज के दिन आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है, हवा में कुछ अलग डिफरेंट? अच्छा, ये जो काहली और सुस्ती का आलमी दिन है ना, ये महसूस उनको होता है जो सिर्फ साल में एक दफ़ा मनाते हैं। हमारा तो रोज़ का ये मामूल है, हमारी तो रोज़ की ये रूटीन है। दुनिया में आलमी दिन मनाया जा रहा है। हमने फ्रेंडशिप डे देखा, मदर्स डे देखा, फादर्स डे देखा, पता नहीं कौन कौन से दिन, मैंगो डे तक अच्छा, मुझे पहली दफ़ा पता चला है कि दुनिया भर में सुस्ती और काहली का आलमी दिन भी मनाया जाता है। और ये वो लोग मनाते हैं जो पूरा साल काम करते हैं। आप लोगों के लिए कोई आज काहली का दिन नहीं है, ऐसा नहीं। हमारे लिए तो हर दिन काहली का दिन है ना, हमारा तो मिजाज है। अच्छा, मिन हैसुल कौम एज ए नेशन हमारी ना ये एक आदत पड़ गई है कि हर काम को डिले करना है, अगले दिन पे डालना है, सुस्ती ही से कहेंगे। और जिस तरह आपने बड़ी अच्छी बात की कि उन कौमों को सूट करता है जो पूरा साल काम करती हैं, दिन लगाकर मेहनत करती हैं, और वो एक दिन सुस्ती और काहली का दिन मनाती हैं। और हमें ये इसलिए भी सूट नहीं करता बिकॉज हम वो कौम है, हमारे समेत इवन आप कह लें, हम लोग आप लोगों को सेपरेट नहीं कर रहे हैं, वी आर अ नेशन। हम लोग हर चीज़ में कोई ना कोई जुगाड़ ढूंढते हैं। तो ये जुगाड़ उसी बात की निशानी होती है ना कि आपके अंदर काहली हो, सुस्ती हो, आपने हार्ड वर्क नहीं करना, शॉर्टकट्स ढूंढने हैं। तो मेरा ख्याल है हमारे लिए तो ये दिन ही है, बिकॉज हम तो एवरी डे इज़ अ काहली डे फॉर अस। हर दिन हर लम्हा हमारी हमारे ना ये उसके अंदर कहने सराहियत कर चुकी है, पेनिट्रेट कर चुकी है। मैं आपको बताऊं, ये कोलंबिया में बहुत ज़्यादा मनाया जा रहा है, बड़े ज़ोरों शोर से। और वो लोग किस तरह मनाते हैं, 21 अगस्त को ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में मनाया जाता है। नाइट सूट पहनते हैं बहुत से लोग, सड़कों पर आ जाते हैं और वो डिफरेंट तरीके बताते हैं कि आप इस तरह भी काहिल देख सकते हैं, आप इस तरह भी सुस्ती का मुजाहरा कर सकते हैं। इमेजिन करें कितना एंटरटेनिंग भी होगा ये। अच्छा, आज के दिन वो लोग कोलंबिया के बाकायदा छुट्टी लेते हैं और छुट्टी लेकर नाइट सूट्स पहनते हैं, रेडियो पर बिस्तर लगाते हैं या बाहर सड़कों पर बिस्तर लगाते हैं और वो सुस्ती और काहली का दिन मनाते हैं। ये एक एंटरटेन होने का तरीका है, लेकिन पाकिस्तानियों के लिए ये दिन मनाने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हमारा हर दिन काहली सुस्ती का है, लेकिन काहली और सुस्ती बिल्कुल भी अच्छी चीज़ नहीं है। उन कौमों की तरक्की का राज भी आयशा यही है कि वो लोग सुस्त नहीं होते हैं, वो आज के काम को कल पर नहीं डालते हैं, बल्कि पूरा हफ्ता वो दिल लगाकर काम करते हैं, वीकेंड पे फिर वो लोग एंजॉय करते हैं। और यही राज है कौमों की तरक्की का, वरना उनकी भी दो टांगे दो कहानी है मेरे ख्याल से। फर्क यही है कि वो लोग सुस्ती नहीं करते, मेहनत करते हैं। चलिए, आज हमने अभी जो जिक्र किया था ना कुछ देर पहले कि दहकते कोयलों पर ट्रेनिंग की जा रही है, यानी इतनी खतरनाक ट्रेनिंग होने वाली है एशिया कप के लिए, तो मुझे तो डर लग रहा है। सोचिए आप क्रिकेटर्स को डर लग रहा होगा। अच्छा, ये ट्रेनिंग बड़ी बड़ी टीम्स को हमने देखा है कि ये कौन सा तरीका है दहकते कोयलों पर ट्रेनिंग? इस पर हम बात करेंगे और सोशल मीडिया पर बड़ी तनकीद हो रही है। आज ना एक अहम मैच होने वाला है, सीरीज हो रही है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, 3 वनडे
मैचेस होने हैं। आज पहला मैच होने जा रहा है, ओडीआई मैचेस हैं और ये ओडीआई मैचेस इसलिए भी बहुत अहम हैं कि एशिया कप से पहले, वर्ल्ड कप से पहले पाकिस्तान के ये काइंड ऑफ वार्म अप मैचेस हैं। इससे पहले अफगानिस्तान के साथ जितनी भी बार हमारी टीम खेली है, पाकिस्तानी टीम 4 बार आमने सामने आए और चारों बार पाकिस्तान ही जीती है अफगानिस्तान। अच्छा, अब इंडिया भी इससे पहले हमने देखा है कि वार्म अप मैचेस कर रहा है, बड़ी कोई प्रैक्टिस टूर्नामेंट्स टाइप हो रहे हैं, लेकिन इतना उनमें आप दिमाग देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप है, उससे पहले ओडीआई वार्म अप मैचेस होने चाहिए या ओडीआई टूर्नामेंट्स होने चाहिए ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए। इंडिया वाले कर रहे हैं जी T20, यानी आपने खेलना है, कल आपके जो सिलेबस में आना है, जो आपको जो इम्तिहान में आना है वो कुछ और है और आप तैयारी किसी और की कर रहे हैं। इसी तरह है जैसे कल फिजिक्स का आपका पेपर हो और आप केमिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो तो अब उनका एग्जाम वनडे का है, ओडीआई का है, मैं थोड़ा सा मैच तैयारी जो है 2020 की कर रहे हैं। मैच की आपको डिटेल्स बता देती हूँ। आज ये महिंद्रा राजापक्से इंटरनेशनल स्टेडियम में ये पहला वनडे इंटरनेशनल मैच खेला जाएगा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान। दोनों टीमों के दरमियान ये पहला मैच होगा जो हम्बनटोटा में होगा और पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 पर यह मैच खेला जाएगा। इस फॉर्मेट में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान वजह अब तक मैंने बताया जैसे कि 4 मैचेस खेले जा चुके हैं और ये मैच इसलिए भी बड़े अहम हैं कि आईसीसी की जो वर्ल्ड रैंकिंग है ओडीआई मैचेस के हवाले से उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। अगर पाकिस्तान ये चारों मैचेस जीत जाता है तो पहले नंबर पर आ जाएगा और पहले नंबर पर विराजमान होने का मतलब ये है कि ना सिर्फ एशिया कप में सब लोग डरेंगे आपसे, वर्ल्ड कप में भी भाई आप बहुत डरेंगे आपसे, बिल्कुल डरेंगे। और दूसरी चीज़ ये भी है आयशा कि अफगानिस्तान को हमें किसी भी तरह से लाइट लेने की ज़रूरत नहीं, नो डाउट, क्योंकि अफगानिस्तान की टीम भी बड़ी तगड़ी टीम है। गो के हम 4 के 4 मैचेस में से 4 मैच जीते हैं अफगानिस्तान से, बट इट डजंट मीन कि आप अफगानिस्तान को लाइटर लें और वैसे भी आपको हर वक्त तैयार होना चाहिए। एग्जैक्टली। इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ जो वनडे सीरीज हुई थी वो पाकिस्तान ने 4-1 से जीती थी, यानी अच्छा बैलेंस है, बहुत अच्छा है। श्रीलंका के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज थी हमारी वो 2-0 से हमने जीती थी और एक और अगला मैच होगा 24 को, उसके बाद तीसरा और आखिरी मैच होगा 26 अगस्त को। यानी ये सीरीज इस हवाले से बड़ी अहम है कि ज़रा फॉर्म में आ जाते हैं, लड़कों का अच्छा कॉम्बिनेशन बन चुका होता है तब तक और आपस में टीम में बड़ी अच्छी कॉम्बिनेशन तो जनाब इसी सारे मामले पर बात करते हैं। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट फवाद मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा साहब, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। सर क्या कहेंगे, कितना लाइटर लेना चाहिए हमें अफगानिस्तान को, या फिर आप समझते हैं कि अफगानिस्तान लाइटर लेने वाली टीम नहीं है, तगड़ा मुकाबला होगा? नहीं, लाइट तो आप किसी भी टीम को नहीं ले सकते जब आप मैच खेल रहे होते हैं, लेकिन T20 के मुकाबले में वनडे में ज़्यादा आसान है अफगानिस्तान की टीम जीतने के लिए, क्योंकि लंबा फॉर्मेट जब होता है तो इसमें जो अफगानिस्तान की बॉलिंग तो ज़रूर बहुत तगड़ी है, लेकिन बैटिंग के हवाले से उनकी कुछ ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस नहीं रही है ओडीआई क्रिकेट में। बट जिस किस्म की कंडीशंस हैं वो बॉलिंग में बहुत ज़्यादा अफगानिस्तान को फ़ायदा पहुंचाएंगी, क्योंकि स्पिनर्स उनके पास बहुत अच्छे हैं और वो परेशान कर सकते हैं। तो हमने अच्छी क्रिकेट खेलनी है और कोशिश करनी है कि इस सीरीज को 3-0 जीता जाए, ये हमारा टारगेट होना चाहिए। अच्छा फवाद, बाबर आजम ने भी इससे पहले बात की है, उन्होंने कहा है कि जो ओडीआई मैचेस होते हैं वो आपके बॉलर्स आपको जितवाते हैं। हमारे पास जो बॉलर हैं नो डाउट वो वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, लेकिन अगर हम अफगान प्लेयर्स की बात करें तो वहाँ सामने भी बहुत तगड़े बॉलर्स हैं। तो क्या आपको लग रहा है कि ये मैच जो होंगे ओडीआई मैचेस बॉलर वर्सेस बॉलर होंगे या अच्छी बैटर्स भी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं इसमें? नहीं, देखिए बॉलर्स अकेले तो आपको नहीं जिताते ना, बैटिंग का भी बहुत ज्यादा अमल दखल होता है। ऑब्वियसली अगर आप अच्छे आपकी बैटिंग नहीं चलेगी तो आप कैसे जीतेंगे? बॉलर्स तो जरूर फर्क डालते हैं, लेकिन बैटिंग को भी डिलीवर करना होता है, परफॉर्म करना होता है, और पाकिस्तान को बैटिंग में काफी हद तक एडवांटेज हासिल है अफगानिस्तान के मुकाबले में। लेकिन वाइट बॉल क्रिकेट में आप किसी भी हरीफ को आप कमजोर या हल्का नहीं ले सकते। आपने 100% देना है, क्योंकि इसके बाद फिर एशिया कप है और फिर वर्ल्ड कप है। तो कोशिश ये करनी है कि यहीं से आप अपना जो भी तैयारी है या जो भी आपकी बेहतरीन टीम है उसके साथ जाएं और बेहतरीन क्रिकेट खेलें, क्योंकि यही सीरीज बाकी भी दुनिया के ममालिक देख रहे होंगे
क्योंकि सबकी नजरें पाकिस्तान की तरफ हैं, जिस तरह से आप भी बात कर रही थी कि फवाद, पाकिस्तान इस आपने बाकी ममालिक की बात की, तो अभी हम कुछ देर पहले वजाहत और हम में बात कर रहे थे कि इंडिया, जैसे कल आपका फिजिक्स का पेपर हो लेकिन आप आज रात तैयारी कर रहे हैं केमिस्ट्री की, ओडीआई मैचेस होने वाले हैं, उससे पहले इंडिया की में सीरीज़ हो रही है T20, तो पाकिस्तान का कितना ये बेहतरीन इंतखाब है कि इससे पहले भी न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज़ थी, श्रीलंका के साथ जो थी, वो सारे ओडीआई मैचेस थे। तो ये आपको लग रहा है कि पाकिस्तान का होमवर्क बड़ा अच्छा हो रहा है? जी, ऑब्वियसली अच्छी तैयारी है, आपको एक अच्छी प्रैक्टिस मिल जाएगी। स्पिनर्स जो हैं अफगानिस्तान के, वो दुनिया की किसी भी टीम से आप मुकाबला कर सकते हैं। अगर इनके अगेंस्ट आप अच्छा करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। जिन कंडीशंस में आप इनको खेलेंगे तो वो काफ़ी हद तक इंडिया से मिलती है। फिर एशिया कप आपने यहीं खेलना है, तो ये एक अच्छी तैयारी। अब देखिए हम खेलते कैसे हैं। मेरे ख्याल से तो 3-0 का हमें टारगेट रखना चाहिए, इससे नीचे बात बनेगी नहीं। चलिए, सही। अच्छा तो सर ये बताएं कि अब आपको क्या लगता है कि कितना हेल्पफुल ये सीरीज़ हो सकती है? आगे एशिया कप है, फिर वर्ल्ड कप है, उसको अगर सामने रखा जाए तो कितनी फ़ायदेमंद होगी हमारे लिए ये सीरीज़? नहीं, बिल्कुल आप जो बात कर रहे हैं बहुत ज़्यादा मददगार साबित होगी। उसकी वजह ये है कि आप इस कंडीशंस में अब एशिया कप भी खेलेंगे और इंडिया में भी कहीं ना कहीं आपको इस किस्म की कंडीशंस मिलेंगी। और जिन गेंदों बॉलर्स के अगेंस्ट आप खेल रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर आप अच्छा परफॉर्म करेंगे तो ऑब्वियसली आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। तो बड़ी अच्छी है, और कोशिश ये करें कि आप अपने टारगेट सेट करें। अगर थोड़ा सा एक कमजोर टीम भी है तो आपके अपने टारगेट होने चाहिए कि आपने कितने रन करने हैं, आपने कितने विकेटों से जीतना है, कितने रन से जीतना है, ताकि आगे जब आपके मुश्किल हरीफ आए तो आप उसके लिए काफी हद तक तैयार हों कि जी कि आपने उसकी मुकम्मल तैयारी की है। क्योंकि होता ही है कि बाज़ औक़ात अगर आपकी एक 8वें नंबर की टीम से मैच हो रहा है तो सिर्फ जीत पे मुतमईन ना हो, आप अपने टारगेट्स थोड़े से ऐसे सेट करें ताकि आने वाली टूर्नामेंट की आपकी बिल्कुल और बेहतर फवाद, तैयारी हो सके। अगर हम हायर टारगेट सेट करेंगे तो उसके लिए ऑब्वियसली मेहनत भी उस तरह से करनी होगी। फवाद, जो बाबर आजम ने कल गुफ्तगू की है, उस हवाले से मैं बात करूँ, अगर उनकी कप्तानी की हम बात करें तो अब तक 26 टीम जो मैचेस हुए हैं ओडीआई मैचेस, उसमें से 17 बाबर आजम ने जितवाए हैं। और उन्होंने कल नए टैलेंट का भी जिक्र किया है कि नए खिलाड़ी जो शामिल हुए हैं। स्क्वाड की बात करें तो आपको लग रहा है कि ओडीआई, क्योंकि T20 खेलना क्रिकेट एज़ कम्पेयर टू ओडीआई आसान है और ज़्यादा क्रिकेटर उस तरफ जाना चाहते हैं, ओडीआई मैचेस के हवाले से आप कोई बड़े नाम देख रहे हैं स्क्वाड में? नहीं, देखिए जी, ओडीआई स्क्वाड जो है वो हमारा पूरा बेहतरीन है। आपकी 7-8 नंबर तक बैटिंग है, फिर आपके पास 2 बड़े अच्छे लेग स्पिनर आ गए, शादाब है, उसके साथ आपके 3 तगड़े फास्ट बॉलर हैं। तो सामा मीर बड़ी अच्छी फॉर्म में भी आपने इंग्लैंड में देखा, तो आपकी एक मुकम्मल टीम है। फिर आपके पास इफ्तिखार, सलमान अली आगा, 2 ऐसे बॉलर हैं जो आपको पार्ट टाइम बॉलर थे जो बॉल कर सकते हैं, ऑफ स्पिन करते हैं। तो आपकी काफ़ी हद तक मुकम्मल टीम है। अब इस टीम को परफॉर्म करना है, ये देखें किस तरह से परफॉर्म करते हैं, लेकिन टीम हमारी काफ़ी हद अच्छा तक फवाद, बेहतरीन हमने देखा श्रीलंका के खिलाफ जब टेस्ट मैचेस थे तो साउथ शकील और अबरार अहमद, इन दोनों की कारकर्दगी बड़ी मिसाली रही, गैर मामूली रही। आप समझते हैं इनकी कोई स्पेस है वर्ल्ड कप में, एशिया कप में इनको एक चांस देना चाहिए? वरना अमूमन होता ये है कि जो टेस्ट में अच्छा खिलाड़ी परफॉर्म करते हैं या वनडे में, हम उनको उसी तक बाउंड कर देते हैं, उसी सीरीज तक महदूद कर देते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अगर आप मैचेस 1-2 जीते तो सऊद भी को भी ज़रूर अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि एशिया कप तो नहीं है, लेकिन वर्ल्ड कप के हवाले से मिडिल ऑर्डर में आपको एक पक्का बैट्समैन चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप पहला मैच या दूसरा मैच जीतने के बाद ज़रूर सऊद शकील को भी चांस मिलेगा। और सऊद एक ऐसे प्लेयर हैं कि जिन्हें एशिया कप में तो नहीं रखा, लेकिन वर्ल्ड कप में ज़रूर सोचना चाहिए कि आपको मिडिल ऑर्डर में इस किस्म का प्लेयर चाहिए होगा। फवाद साहब, ये बताइएगा कि एशियन गेम्स जो हैं वो तो बिल्कुल सर पर खड़ी हैं और अभी तक खिलाड़ियों के कॉन्ट्रैक्ट्स ही नहीं हुए, तो क्या वजह है इस ताख़ीर की? क्यों अभी तक नहीं हो पा रहे हैं? असल में सर हमारी यहाँ बदकिस्मती है कि हम आखिरी वक्त पे बिल्कुल हर चीज़ करने के मूड में होते हैं। दूसरा ये है कि अब प्लेयर्स को भी काफ़ी हद तक अकल आ गई है कि जो आमदनी है बाकी दुनिया के बोर्ड जो है उसमें अब प्लेयर्स ने हिस्सा लेना शुरू कर दिया है। और एक और चीज़ ये देखें कि आप और हम जब प्लेयर से रब्ता करते हैं तो क्रिकेट बोर्ड ने काफ़ी हद तक हमें इजाज़त नहीं दी हुई है। तो उनके जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी क्लिप्स हैं, सारे कुछ सोशल मीडिया पे जा रहे होते हैं, जिससे ठीक ठाक आमदनी हो रही होती है। तो उस आमदनी में उनका भी हिस्सा हो,
वरना आप देखें बहुत से ऐसे क्रिकेटर्स हैं, फुटबॉलर्स हैं जो अपना अलग यूट्यूब चैनल, अपनी वेबसाइट, अपने सोशल मीडिया के पेजेस चला रहे होते हैं और उससे वो ठीक ठाक आमदनी कमा रहे होते हैं। तो ये अब किसी को सोचना पड़ेगा कि प्लेयर्स अब ये लेकिन फवाद हमारे यहाँ ये भी तो है कि प्लेयर सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं, वो अपने हक के लिए उस तरह से बात नहीं कर पाते हैं, तो डेफिनेटली किसी को तो बात करनी होगी। अच्छा, अभी जो आज मैच होने वाला है 1:30 पर ये मैच शुरू होगा, फवाद इसमें बताएगा कि आपको क्या लग रहा है पाकिस्तान को किन खामियों पर काम करने की ज़रूरत है? जैसे आपने कहा कि तीनों मैच हमने जीतने हैं, 3-0 से ये सीरीज जीतनी है। देखिए, खामियों की मैं बात तो नहीं करूंगा। आपने तय करना है कि अगर आपने पहली बारी करनी है तो क्या आपका टारगेट होना चाहिए, कितने रन पे आप उन्हें आउट करना चाहिए, इस किस्म के आपके टारगेट सेट होने चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करें। आपको अंदाज़ा होना चाहिए उस कंडीशंस में आप खेल रहे हैं कि क्या एक ऐसा स्कोर है कि जो आपके बॉलर्स के लिए काफ़ी होगा, और पूरी लंबी पारी करें और मैच को आसानी से जीतें। मिडिल ऑर्डर का एक इशू, जब से सलमान अली आगा ने परफॉर्म किया है, फिर इफ्तिखार भी आ गए, तो मिडिल ऑर्डर भी आपका बेहतर हो गया है। तो अब देखना ये है कि इस बॉलिंग के आगे मिडिल ऑर्डर कैसा परफॉर्म करता है। ठीक है, बहुत शुक्रिया फवाद मुस्तफ़ा, आप हमारे साथ मौजूद थे। अच्छा, सबसे अहम चीज़ जो इन्होंने की है ना कि खेल में जब से पैसे का अमल दखल हुआ है ना आयशा, तो खिलाड़ियों की भी तरजीहात बदल गई हैं। अब खेल शायद सेकेंडरी उस पर चला गया है और प्राइमरी पर्पस अब खिलाड़ियों का भी पैसा ही रहा है। कमर्शियलिज्म का बहुत ज़्यादा अमल दखल नहीं, शोएब अख्तर ये बात कर चुके हैं कि हमें अपने जो प्लेयर्स हैं उन पर इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है, ताकि वो ज़्यादा, जिस तरह इंडियन प्लेयर्स आप देखें हर एड में आते हैं और वो बहुत अच्छा कमा भी लेते हैं, अर्निंग भी बड़ी अच्छी है। लेकिन हमारे जो लड़के हैं ना, उनका मेन फोकस है क्रिकेट है, उन्हें इश्क है क्रिकेट से, वो सिर्फ खेलना चाहते हैं और सिर्फ एक मौके की तलाश में होते हैं। ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर दी ब्रेक। और नाज़रीन, सानेहा जड़ावाला, इसमें तो कोई शक नहीं है, जितनी इस सानेहे की मजम्मत की जाए कम है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में माइनॉरिटीज़ को बाकायदा हकूक़ दिए जाते हैं, बहुत बात की गई है। और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाया, उन्होंने भी कहा था कि यहाँ पर तमाम जितनी भी अक़लियतें हैं, जितनी भी माइनॉरिटीज़ हैं, वो महफूज हैं, वो अपनी इबादत करने में आज़ाद हैं, अपनी रिचुअल्स को परफॉर्म करने में आज़ाद हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हर जो मुआशरा होता है आयशा, वो अच्छे बुरे लोगों का एक मुरक्कब होता है, एक आमेज़ा होता है। लेकिन इस सानहे में जहाँ पे चंद मुट्ठी भर लोगों ने इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे मुसलमानों की तरफ से आयशा रवैये देखने को भी मिले जिन्हें देखकर पता चलता है कि इस्लाम की सही तालीमात क्या हैं, असल रोशन चेहरा क्या है इस्लाम और उन्होंने इतना अच्छे से इस चीज़ को लेकर प्रमोट किया आगे, और अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए कि आपकी जो भी रिचुअल्स हैं वो आप आएँ उसमें अदा करें। जो ख़वातीन थी उनकी इज़्ज़तें बचाने के लिए बड़ा किरदार अदा किया, आगे खड़े हो गए कि ये हमारी बहनें हैं। तो ये जो झंडे में सफ़ेद रंग है ना, ये अक़लियतों का रंग है, इसकी हिफाजत जो चंद जो झंडे में सब्ज रंग है मेजॉरिटीज़ ने माइनॉरिटीज़ की हेल्प करनी है, उनको उस तरह से प्रोटेक्शन दी है, वो दी है। तो ये बड़ी अच्छी मुआशरे अच्छा, इस सारे मामले में, इस सारे सानहे में एक बड़ी ज़बरदस्त सी एक वीडियो है। ये वीडियो आपने देखी कि वो शख्स कह रहे हैं कि अगर आपने अपनी मस्जिद में जगह दी तो कहीं आपकी मस्जिद पर हमला ना हो जाए। तो जिन्होंने जगह दी थी मस्जिद में, जो मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन्होंने कहा कि हम हर ख़तरा मोल लेने को तैयार हैं माइनॉरिटीज़ के हुकूक़ के लिए। ये है इस्लाम का रोशन चेहरा और ये है इस्लाम की असल तालीमात। और आप देखें कि वो मसीही भाई हमारा वो जज्बाती हो गया, फरते जज्बात में उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े। तो यही नहीं, जो हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म हैं वो वहाँ गए हैं, उन्होंने कम्युनिटी से बातचीत की है, वहाँ दौरा किया है, मुतासरीन में इमदादी चेक भी तकसीम किया। ईसा नगरी जाकर उन्होंने जो चर्च था उसकी तामीर का जायज़ा लिया है कि कितना वक्त लग सकता है। इसके अलावा जो हमारे नामज़द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने भी जड़ावाला का दौरा किया है। ना सिर्फ ईसाई बरादरी से इज़हार हमदर्दी किया, बल्कि उन्होंने यकीन दहानी कराई है कि जो भी आपका नुकसान हुआ है उसमें जो बहाली का काम है वो भी, ये वीडियोज़ हम चला रहे हैं कि, और यही नहीं वजह, जो निगरान सूबाई हुकूमत है ना, जो मुतासरा चर्च था, बाकायदा उनसे सॉलिडेरिटी को
शो किया है, नहीं, वहां पर उन्होंने बुला के काबीना का इजलास किया है, निगरान सूबाई काबीना पंजाब की, उन्होंने उस चर्च में इजलास किया है। ये देखें, ये वीडियोस हम आपको चला रहे हैं, यानी जो भी हर तबके से अफराद ताल्लुक रखते हैं वो इनके साथ खड़े हैं। बिल्कुल, इससे बढ़कर पाकिस्तान का रोशन चेहरा कोई हो नहीं सकता कि जिस तरीके से अपनी अक़लियती बरादरी के साथ तमाम हमारी हुकूमतों ने, हमारे सियासतदानों ने, हमारे जजेस ने और हमारी आवाम ने उनके साथ हर खड़े हुए वाहिद ने इसमें हर अपना तबका फ़िक्र के जो अफराद हैं उन्होंने अपना हिस्सा डाला है। इसी पर बात करेंगे। अब्दुल वारिस साहब मारूफ इस्लामिक स्कॉलर हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। अब्दुल वारिस साहब, ये सारी चीज़ें आपने भी देखी, जो कुछ हुआ उसकी मजम्मत की गई। एक चंद शरपसंदों की वजह से ही हमारा मुल्क भी बदनाम है, हमारा इस्लाम भी बदनाम होता है और दुनिया में बड़ी गलत तस्वीर जाती है। लेकिन सर ये जो रोशन चेहरा है, हमारा अक्सर रवैया है कि हम मनफियत पे ज़्यादा बात करते हैं, मस्बत चीज़ों पे बात नहीं करते। सर, वो लोग जिन्होंने इनको अपने घर दिए, वो मुसलमान जिन्होंने इनके आगे ढाल बन गए, वो लोग जिन्होंने इनके लिए अपनी मसाजिद के दरवाजे खोल दिए, ये कितना एहसन इक़दाम है? बहुत शुक्रिया। सच्ची बात है कि इस मौजू के ऊपर या इस सानहे के ऊपर जितनी इसकी मजम्मत की जाए, बल्कि मैं तो समझता हूँ कि मजम्मत लफ्ज़ बहुत छोटा है। बहरहाल ये बड़ा एक अफसोसनाक वाक़या है और इसके 3 पहलू हैं। ये हमारी कौम को, हमारी मसीही बरादरी को, मुसलमानों को, सबको पेश नज़र रखना चाहिए कि एक जो तौहीन कुरान का वाक़या हुआ है, गलत हुआ है और वो जुर्म है। दूसरा ये है कि बर वक्त इदारों ने जो वहाँ पहुँच के सारी सिचुएशन को कंट्रोल करने में एक नाकामी का मुजाहरा किया है, ये भी एक जुर्म है बहरहाल इदारों की तरफ से। और तीसरी बात यह कि जिन लोगों ने चर्चिज़ के ऊपर, मुक़द्दस औराक़ के ऊपर और उनके घरों के ऊपर जो है वो हमला किया है, वो निहायत गलत है। हम इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं और इस वक्त ये सारी सिचुएशन को आप देखें तो ये तीनों अक़दाम बिल्कुल गलत हुए हैं और जो लोग इसमें मुलव्वस हैं, हम इदारों से रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको जो है वो कैफ़रे किरदार तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारी कौम के लिए ये एक मिसाल हो कि माजी में कभी ऐसा एक वाक़या हुआ था और उसका जो है वो अंजाम ये हुआ था। उसकी वजह यह है कि कानून का होना काफ़ी नहीं है। जब तक कि उस पर अमल दरामद नहीं होगा, अमन कायम नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमारा नॉर्म बनता जा रहा है, यानी हमारा ये एक एटीट्यूड बनता जा रहा है कि जो मनफी जो ख़बरें हैं उसको तो हम ऐसे सवाब समझ के फैला रहे हैं, लेकिन जो मुस्बत चेहरा है, चाहे वो मसीहियों का है, चाहे वो मुसलमानों का है, चाहे वो कौमी सतह पे है, मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो सरकार ने एक, चाहे ये केयर टेकिंग गवर्नमेंट है, लेकिन क्या खूबसूरत किरदार अदा किया। जस्ट विद इन 5 डे उनके जो नुकसानात हुए हैं उनसे, यानी उनका मदावा तो नहीं किया जा सकता, वो जो दुख है, जो तकलीफ है, जो एक उनकी परेशानी है, उसको तो नहीं दूर किया जा सकता, लेकिन विद इन जस्ट 5 डे उनको जो है वो अकोमोडेट किया है, 3, 4, 5 चर्चिज को रिस्टोर किया है। तो ये कैसा खूबसूरत है। दूसरी बात कि ये जो आप देखते हैं ना कि जो रवादारी है या मज़हब की सतह पे या दीन के नाम पे जो अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से जो किरदार सामने आए हैं, ये आज के नहीं हैं। अगर आप इसको देखते हैं कि जब बैतुल मुक़द्दस का मामला होता है और मुख्तलिफ जो है वो वहाँ कभी मुसलमान गालिब आ जाते हैं, कभी नसारा गालिब आ जाते हैं, तो उस वक़्त भी ये हुआ था कि जब अल्लाह सुब्हाना व तआला की तौफीक से मुसलमान गालिब आए, सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह, तो उन्होंने मसीहियों को सेफ पैसेज दिया। उन्होंने कहा कि जो यहाँ पे रहना चाहता है वो रहे, जो जाना चाहता है उनको उनकी माल और जान की हिफाजत के साथ यहाँ से रुखसत किया जाएगा। इसका दूसरा पहलू हम देखते हैं मार्च 2019 में कि जब मुस्लिम ममालिक में कुछ जंगें छिड़ी, शाम में, सीरिया में, तो उन्होंने यूरोप का रुख किया और यूरोप के जब सड़कों पे, जब बॉर्डर्स के ऊपर वो मुसलमान थे जो परेशान हाल थे, तो पोप फ्रांसिस वहाँ गए, उन लोगों की मेहमान नवाजी करते हुए उन्होंने उनके पाँव धोते हुए 14 फैमिलीज़ को उन्होंने अकोमोडेट किया और अपनी मसीही बरादरी से कहा कि जी जो मुहाजिरीन हैं, जो लुटे फटे यहाँ पहुँचे हैं, इनको अपने घरों में पनाह दीजिए। इंसानियत से बड़ा कोई मजहब ही नहीं है। बिल्कुल। तो दूसरी बात यह है कि उन्होंने ना सिर्फ उनको जो है वो जगह दी, बल्कि उनसे रिक्वेस्ट की कि अपने चर्चों के दरवाजे भी इनके लिए खोल दो, और हमने देखा कि चर्चों में मैट्रेस लगे हुए थे। तो दिस इज द ब्यूटी ऑफ ह्यूमैनिटी। आपने जो पुरानी जंगों की बात की कि उसमें तो खवातीन को कितने हुकूक हासिल होते थे, खवातीन को छोड़ दिया
दिया जाता था, बच्चों को छोड़ दिया जाता था। अभी कुछ वाक़यात भी इस तरह के डिस्टर्बिंग सामने आ रहे हैं कि जो मसीही ख़वातीन हैं उनकी इज़्ज़तें महफूज नहीं रही इस वाक़े में। आयशा, इसमें जो है वो एक अपना इमरान अली है। इमरान अली ने एक मुसलमान औरत की जान बजाते खुद मार खाई है, और वो यानी उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे, बाकायदा तौर पे उसके चेहरे पे जख्मों के निशान थे। इस फेस को सामने नहीं लाया जा रहा। अच्छा, एक क्रिश्चियन खातून ने बताया कि एक मुसलमान जो कि खलील इरफान थे, मलिक खलील इरफान, वो कहती हैं कि मैं तीसरी मंजिल पे थी, मैं भागदौड़ नहीं कर सकती थी। वो आए, उन्होंने हमें रेस्क्यू किया, अपने घर में पनाह दी, और ना सिर्फ यहाँ बल्कि अपने घर के बाहर मुसल्ला बिछा के जो है ना वो खड़े हो गए कि मैं मुसलमान हूँ, कहीं तुम्हें गलती ना हो, मैं मुसलमान हूँ, और मेरी जान मेरी लाश से गुजर के तो तुम अंदर जा सकते हो, लेकिन जो है वो खुद खातून जो है ये सारा वाकया बताते हुए आप दीदा हो गई। उसके बाद एक गांव है जो है वो गालिबन उसका चक्कू मोड़ है। उस गांव के जो लोग थे, उन्होंने कुछ यानी जो भी उनके पास अवेलेबल जो वो थी चीज़ें, कुछ डंडे थे, सोटे थे, या वो लेके उन्होंने अपने गांव की सरहद के ऊपर आए हैं, यानी हद के ऊपर, बाउंड्री के ऊपर आए हैं, और उन्होंने आने वाले जत्थों को खबरदार किया है कि किसी ने हमारे इलाके में कोई दाखिल हुआ या कोई हमारे मसीही बरादरी के लोगों की तरफ किसी ने देखा तो सबसे पहले हमारे साथ उसको निपटना पड़ेगा। अच्छा, जो तो पता ये हमने देखी है ना सोशल मीडिया पर, मसीही बरादरी जिनके घर जल चुके हैं, रो रहे हैं, और जो मुसलमान फैमिलीज़ हैं वो उनकी हेल्प के लिए पहुंची हैं, उनको अपने घरों में जगह दी है। और सबसे बड़ी मिसाल जो अब तक मेरा ख्याल है नहीं देखने को मिलती, कि अपनी मस्जिदों के दरवाजे खोल दिए हैं। मेरा ख्याल है गालिबन संडे को उनकी रिचुअल्स होती हैं, संडे रिचुअल्स के लिए अपनी मसाजिद को खोल देना, अब्दुल वारिस साहब, कितनी इससे बड़ी फराग दिली की मिसाल क्या है? बात है कि ये आप इस वाक़े को बतौर मुआशरा और समाज किस तरह से देख रहे हैं? मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत खूबसूरत मिसाल है, और आज भी जहाँ पे देखें, ये चंद एक अफराद थे कि जिन्होंने ये वाक़या का जो है वो शर्मंगेज़ी की, जो बने वजह बने, लेकिन उनकी वजह से पूरी उम्मत मुस्लिमा, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये पूरी उम्मत मुस्लिमा को इससे जो एक परेशानी लाहक है, कटहरे में खड़ा कर दिया सर, कटहरे में ला खड़ा किया, वो एक हमारे लिए एक सवालिया निशान है। लेकिन वहीं पे जो है ना वो अल्हम्दुलिल्लाह आप मीडिया के तवस्सुस से ये बात भी लोगों तक पहुंची है कि नहीं, अभी हमारा मुआशरा अच्छे लोगों से खाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अब्दुल वारिस साहब, फिर दूसरी चीज़ ये है, आप ये देखें कि यही है ना इस्लाम का असल चेहरा, कि आखिर वो जो आलिम दीन थे, जो मसाजिद के जो हमारे उलमाए हजरात थे, वो उनके पास गए हैं और उन्होंने उनको ऑफ़र की है कि हमारी मसाजिद के दरवाजे आपकी रिचुअल्स के लिए खुले हैं, आप यहाँ पे इबादत कर। इसका तो मतलब सर ये है कि इस्लाम में तो इतनी कुशादगी है, इतनी फराग दिली है कि आप अपनी मसाजिद तक उनको इजाज़त दे देते हैं इबादत करने। और अगर हम अकाबरीन की तारीख देखें तो आप माजी की मिसालें देखें, इस तरह की क्या मिसालें मिलती हैं जो दूसरे मज़ाहिब के साथ ताल्लुकात हैं, वो किस तरह के थे और क्या उससे हमें सबक सीखने की ज़रूरत है? आप देखिए कि नजरान का वफ़द आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और आप अलैहिस्सलाम ने उनको मस्जिद में ठहराया, और मस्जिद में ठहराने के बाद उनकी नमाज़ों के औकात में ना सिर्फ उनको नमाज़ों की इजाज़त दी, बल्कि उनको अकोमोडेट किया कि यू कैन डू दैट, आपके जो भी रिचुअल्स हैं आप उसको जो है परफॉर्म कर सकते हैं। हमारे यानी माजी के इस तरह के वाक़यात बड़े पड़े हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ना सिर्फ कुशादगी है, बल्कि इस्लाम जो है वो दूसरे मज़हब के लोग जो हैं, आप ये देखिए कि इन लोगों को ये बात बताने की और समझाने की ज़रूरत है। ये सबसे पहले मैंने अपने बच्चों को बात बताई, और उसके बाद फिर मुआशरे को मैं बता रहा हूँ कि बेटा ये जो जिन लोगों ने हमला किया है ना, यानी चर्चों को और उनके मुकद्दस औराक को नुकसान पहुँचाया है, और अपने मामले को हमने अपनी गलती की वजह से तौहीन कुरान को दबा दिया, वो मामला पीछे चला गया, अब ये मामला सामने है। तो मैंने उनसे अर्ज़ किया है कि ये वो चीज़ है कि जिसको हालत जंग में भी इजाज़त नहीं है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने मुजाहिदीन को भेजते, सहाबा को भेजते, तो उनको हुक्मन कहते कि उनकी मस्जिद, उनकी इबादत गाहों को नुकसान ना पहुंचाना, खवातीन को, उनके बच्चों को, उनकी खवातीन, यहाँ तक के बूढ़ों को, और यहाँ तक कि उनके इबादत गाहों के जो मुल्तज़मीन है, यानी जो उनके मजहबी रहनुमा है, उन तक को नुकसान नहीं पहुँचाना। तो ये कौन सा हम इस्लाम पेश करें, ये कौन सी इस्लाम की जो है वो हम खिदमात पेश कर रहे हैं कि दूसरों के चर्चेज़ को या इस तरह के नुकसान पहुँचाने वाला, तो ये कोई इस्लाम का चेहरा नहीं है। इससे तो एक और पहलू भी आता है कि ये जो हमारे चंद ऐसे इंतहा पसंद लोग हैं
जिनको देख के लगता है, जिनकी बातें सुन के कि इस्लाम में शायद बहुत ज़्यादा शिद्दत पसंदी है, बहुत ज़्यादा सख्ती है, लेकिन हमने तो ये जो देखा है इस्लाम से ज़्यादा लिबरल और रोशन चेहरा कोई नहीं है कि आप अपनी इबादत गाहें उनके लिए ऑफर कर रहे हैं कि आप आएँ यहाँ पर अपनी रिचुअल्स को आप बिल्कुल ये जो मिसालें सामने आ रही हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि इस्लाम एक पुरअमन दीन है और अमन का ही दर्स देता है। अच्छा, थोड़ा सा अगर हम बात कर लें जो वहाँ पे नुकसानात हुए हैं मसीही बरादरी के, गवर्नमेंट उसका किस तरह से मदावा कर रही है, इमदादी चेक दिए जा रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, कल जो है वो अनवारुल हक काकड़ साहब ने माशाल्लाह कल जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म है हमारे, माशाल्लाह ना सिर्फ ये पहली बार, सच्ची बात है, मैंने तारीख़ में इस तरह का एक वो इन्वायरमेंट और सीन देखा कि ना सिर्फ वो कि उनको 20-20 लाख रुपए के चेक दिए हैं, चर्चिज़ के हवाले से उन्होंने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली है कि जिनको रिस्टोर करने की हमारी जिम्मेदारी है। दूसरा, उन्होंने ना सिर्फ झुक के उनकी बात सुन रहे थे बल्कि उनको अपने सीने से लगा के उनको जो है वो प्यार दे रहे थे। एक सुंदस बच्ची थी जिसके जो है वो कुछ जहेज़ का सामान जल गया, तो उसके लिए भी उन्होंने एक ख़ास पैकेज का ऐलान किया। तो मैं समझता हूँ कि ये एक मुस्बत चेहरा है, इसको भी सामने आना। इसमें से दो चीज़ें जो है ना वो डिस्कस करने वाली हैं। एक तो ये कि इस बार शायद ये मीडिया का कमाल है कि इस बार उलमाए किराम ने और मुसलमानों ने खुल के इस वाक़े की मजम्मत की है, खुल के मजम्मत। आज से पहले इतनी मजम्मत कभी शायद ये जो नुकसानात हुए हैं चर्चिज़ के या मसीही बरादरी को जो नुकसान पहुंचाया है, आज से पहले इतनी खुल के मुखालफत। लास्टली अब्दुल वारिस साहब, लास्टली मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा कि आप तो माशाल्लाह खुद क्रिश्चियनिटी से मुस्लिम उसमें कन्वर्ट हुए हैं, हम तो मुसलमान हैं बाय बर्थ, आप तो बाई चॉइस मुसलमान हुए हैं, अपनी पूरी होशो हवास के साथ चीज़ों को पढ़कर मुसलमान हुए हैं, शौरी तौर पे मुसलमान हुए हैं, और अब माशाल्लाह आप एक इदारा भी चला रहे हैं तबलीग का, कितने लोग उसके तवज्जुह से मुसलमान हुए हैं। तो इस सारे मामले को लेकर आप पे भी बहुत ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़ाहिर बात है कि सवालात होते हैं, बहुत ज़्यादा लोग करते हैं, ये क्या मामला सर? मैं तो सच्ची बात है कि ये सारी सिचुएशन में सेंटर में खड़ा हूँ, यानी मुसलमानों दरमियान में मुसलमान, अभी मैं मुसलमान हूँ और साबिका जो मेरा दीन ये मज़हब था वो मसीही था, तो मैं बिल्कुल सेंटर में खड़ा हूँ। यानी मुझे उस वाक़े का भी दुख है और इस वाक़े का भी दुख है, लेकिन इसमें जो असल चीज़ देखने वाली है वो ये है कि ये इस्लाम नहीं है। यानी मुझे आप अगर पूछे कि मैंने जो पढ़ा है, या मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, या मेरी जो एक रिसर्च थी, तो उसमें ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम का इससे दूर अपने इदारे के हवाले से भी बताइएगा, लास्टली वक्त खत्म हो चुका है। मैं तो इसमें बल्कि ये बताना चाहूँगा कि अगर हम कुरान को पढ़ें तो कुरान से पता चलता है कि दुश्मनी में आप यानी अहले यहूद को अपने जो है वो सबसे शदीद तरीन पाएंगे, और ईमान वालों की मोहब्बत में या उनकी दोस्ती में करीब तरीन आप नसारा को पाएंगे। और आपके लिए ये शॉकिंग न्यूज़ भी हो सकती है कि पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इस्लाम कबूल करने वाले लोग हैं वो मसीही होते हैं। बिल्कुल। और इससे हमने क्या पैगाम दिया कि भाई यानी आप लोग तो हमारे करीब है, लेकिन हम आपके करीब नहीं। बहुत खूबसूरत बात आपने की और इसी उस पर क्लोजिंग करेंगे। बहुत शुक्रिया आपने आए, हमें वक्त दिया। यहाँ पर एक खबर है वो अपने नाजरीन से शेयर करते चलें कि बडग्राम के गाँव पाश्तो झंगड़ी में चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और कई घंटे से 8 बच्चे चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं। इंतहाई तकलीफदेह खबर है ये कि वो बच्चे सैरो तफरी के लिए गए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वहाँ की जो चेयर लिफ्ट है उसकी रस्सी टूटी है और कई घंटे गुजर चुके हैं आयशा, और बच्चे फंसे हुए हैं। ऐसा कोई पहला वाकया नहीं है, इससे पहले भी ऐसे वाकयात खराब होती रही हैं, उनकी रस्सियों का जो मसला आता रहा है, टेक्निकल फॉल्ट्स आते रहे हैं। पाकिस्तान में खूबसूरती बहुत ज़्यादा है, लेकिन उस तरह से टूरिज़्म को प्रमोट नहीं किया जाता, हिफाजती मैयर्स नहीं लिए जाते हैं। बडग्राम का ये गांव है पाश्तो झंगड़ी, जहां पर चेयर लिफ्ट की रस्सी टूट गई है और 8 बच्चे हैं जो इस वक्त चेयर लिफ्ट में फंसे हुए हैं और अभी तक क्या उनकी सूरत हाल है। इतने घंटे गुजर चुके हैं आयशा, रस्सी ठीक है, रस्सी टूट भी गई है, लेकिन इतने घंटे गुजरने के बावजूद उसमें कुछ असातिज़ा भी हैं। हाँ, अवाम खुद अपनी मदद आपके तहत इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ़ हैं, लेकिन हुकूमती सतह पर अभी तक इस हवाले से कोई लोग नहीं पहुँचे हैं। ये वो मनाजिर हैं, ये विजुअल देखें कि बिल्कुल वस में ये चेयर लिफ्ट की रस्सी टूटी हुई है। अब वो बच्चे कितने कर्ब के अंदर होंगे, कितनी अजियत के अंदर होंगे, लोग भी वहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अभी तक इन बच्चों को रेस्क्यू नहीं किया गया। 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक असातिज़ा समेत 8 अफराद हैं जो इस चेयर लिफ्ट में फंसे हैं
और उन्हें अभी तक रेस्क्यू नहीं किया गया है, यानी एक एक लम्हा, एक एक मिनट उन पर कितनी अजियत वाला होगा। ये दो पहाड़ों के दरमियान चेयरलिफ्ट है, ये दो पहाड़ों को जोड़ती है, उनके दरमियान ये एक रास्ते का जरिया है। और अब गाँव आप ये है, देखें उन बटग्राम। दोनों पहाड़ों के दरमियान ही बिल्कुल वस्त में आकर ये चेयरलिफ्ट, और आप देखें कि वो उसकी बिल्कुल वो चेयरलिफ्ट दरमियान में आकर रुकी हुई है और रस्सी टूटी है, जिसके बायस बहुत ज़्यादा खतरात हैं। लेकिन इतने घंटे गुजर जाने के बावजूद भी ना तो कोई रेस्क्यू के हवाले से कोई अमला वहाँ पर पहुँचा है। अवाम अपनी मदद आपके तहत वहाँ पर मसरूफ़ हैं। ये एक बहुत बड़ा आयशा सवालिया निशान भी है। नासिर अमीन हमारे साथ मौजूद हैं, डिटेल्स उनसे लेते हैं। नासिर, 4 घंटे से ज़ायद का वक्त गुजर चुका है, अभी तक इन्हें रेस्क्यू नहीं किया गया? जी बिल्कुल मैम, ये वक़ुआ रोनमा हुआ है तकरीबन सुबह 7 बजे के करीब। ये स्कूल के 8 बच्चे चेयर लिफ्ट में फंस गए थे, जिनको इलाका मकीनों ने अपनी मदद आपके तहत वहाँ पे लोग मौजूद हैं, और ज़िला इंतज़ामिया या तहसील इंतज़ामिया की जानिब से किसी किस्म की कोई इमदादी कार्रवाई अभी तक अमल में नहीं लाई जा चुकी। जबकि अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक 1122 के जो टीमें हैं बटग्राम की, वो वहाँ मौका पर पहुंची हैं, लेकिन चूंकि चेयर लिफ्ट की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, 9 से 10 हज़ार इब्तदाई इतलात के मुताबिक इसकी ऊंचाई बताई जा रही है, उस वजह से अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई जा नासिर, फॉल्ट क्या है? ये किस तरह से रुकी है चेयरलिफ्ट? और जो इंतजामिया है, चेयरलिफ्ट इंतजामिया, उनके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता? मैम, इसमें इब्तदाई इतलात के मुताबिक तो इसकी वन साइडेड लाइन जो होती है, जो चेयर लिफ्ट को खींच के दूसरी जानिब लेके जाती है, वो लाइन क्रैश होने की वजह से ये चेयर लिफ्ट एक साइड पे उल्टी हो चुकी है, और बच्चे इसमें मौजूद हैं। 8 बच्चे इब्तदाई इतलात के मुताबिक बताए जा रहे हैं, और अभी तक कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई। अच्छा नासिर, ये बताइएगा, जिस तरह आपने भी कहा, नज़र भी आ रहा है कि चेयर लिफ्ट बिल्कुल उल्टी हुई पड़ी है और बहुत ज़्यादा तकलीफ दे ये मनाजिर हैं। उन बच्चों के ऊपर क्या बीत रही होगी, उनके वालिदैन इस चीज़ को, इस मंजर को देखकर क्या किस कर्ब में मुब्तला होंगे? मकामी इंतज़ामिया से आपकी बात हुई हो या रेस्क्यू 1122 से आपकी बात हुई हो, किस तरह से इसको रेस्क्यू किया जाएगा? क्या हेलीकॉप्टर के बगैर इनको रेस्क्यू करना मुमकिन है? किस तरह के इकदाम किए जा रहे हैं? किस तरह इनको हिफाजती तौर पर लेकर आया जाएगा? अभी ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक नज़ीर मोहम्मद जो मौका पर पहुंचे हैं, डीएसपी हैं वहाँ के, सर्कल डीएसपी हैं, वो मौका पर पहुंच चुके हैं, और उनके मुताबिक अभी हेली के जरिए इन बच्चों को रेस्क्यू किया जाना मुमकिन है। इसके अलावा इनको रेस्क्यू करना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर अमीन आपका। हम आपसे लम्हा इस हवाले से अपडेट भी लेते रहेंगे, अपने नाज़रीन को इससे आगाह भी करते रहेंगे। लेकिन आयशा, सवाल ये है कि गवर्नर हाउस को भी KPK में हेलीकॉप्टर वहाँ पर होता है, ज़राए होते हैं, लेकिन आप लोग अपने वसाइल को अवामी खिदमत के लिए क्यों उसमें डिले करते हैं? चलें, उम्मीद करते हैं आपने ज़ाती रेस्क्यू किया जा सके। ज़ाती तौर पे आपने अगर करना हो, अगर आपके कोई अपने काम हो, तो उसके लिए तो आपके सारे रिसोर्सेज इस्तेमाल होते हैं। अब बच्चों की जान जो है, उनकी जान का मामला है, तो मेरा ख्याल है कि फौरी तौर पे इकदाम करने चाहिए कि खुदा ना खास्ता ये किसी सानहे में जन्म ले, कोई सानहा ऐसा हो। नाज़रीन, हम एक ब्रेक लेते हैं, हाजिर होते हैं एक ब्रेक के बाद। अच्छा नाज़रीन, मुआशरे में अदम बर्दाश्त इस हद तक बढ़ चुकी है, और जो जिस्मानी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, हेल्थ इश्यूज़ होते हैं, वो डिस्कस हो जाते हैं, लेकिन जो मेंटल इश्यूज़ होते हैं ना, वो दिखते नहीं हैं। शायद इसलिए वो उस तरह से डिस्कस नहीं हो पाते, उस पर तवज्जो ही नहीं उस तरह दी जाती है जिस तरह देनी चाहिए। अब ये कितना मेंटल हेल्थ कितनी मैटर करती है और कितनी नुकसानदेह है अगर इसको तवज्जो ना दी जाए, इसी पर बात करने के लिए माहिर नफ्सियात डॉक्टर ताहिरा रुबाब साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। डॉक्टर साहिबा, हम फिज़िकल हेल्थ पर तो बहुत तवज्जो देते हैं। अगर फ़र्ज़ करें सर में दर्द भी हुआ है तो फ़ौरन से पहले मेडिसिन लेंगे, इंजरी हुई है डॉक्टर के पास जाएंगे। मेंटल हेल्थ को शायद हम उसकी अहमियत का ही हमें नहीं पता, उसको जिस तरह हम इग्नोर करते हैं। कितनी अहमियत है मेंटल हेल्थ की हमारे लिए? मेंटल हेल्थ की एक तो बड़ा खूबसूरती से आपने पॉइंट आउट किया है कि हम इग्नोर कर जाते हैं, और फिजिकल हेल्थ हमारे लिए बड़ी मैटर करती है। जबकि कहा यह जाता है और साबित भी होता है ये चीजें कि साउंड माइंड है जो साउंड बॉडी। अगर आपका माइंड ठीक है तो आपकी बॉडी भी जो है उसके हिसाब से फंक्शनल होगी। लेट्स से कोई बंदा जो इसको कोई फिजिकल इलनेस हो गई है, मसलन कोई इसको कैंसर है, डायबिटीज है, कोई बड़ी इलनेस जो है वो हो गई है, अगर उसकी मेंटल हेल्थ उसके असर में आ जाती है तो फिर उसकी बॉडी डिटेरियोरेशन बहुत जल्दी और तेजी से होती है। यानी अगर उसका माइंड भी जो है वो इफेक्ट में आ जाता है, वो स्ट्रेस ले जाता है, परेशान बहुत ज्यादा हो जाता है, जरूरत से ज्यादा हो जाता है,
तो उसकी बॉडी भी जो है वो इफेक्ट बहुत जल्दी होती है और उसकी बीमारी बहुत तेजी से बढ़ती है। ऑन द अदर हैंड एक और दूसरा बंदा है जिसको बिल्कुल डायबिटीज है या कैंसर है, मगर उसने अपनी मेंटल हेल्थ को थोड़ा सा पॉजिटिव रखा और अपने इलाज पे फोकस किया और वो कोशिश कर रहा है कि मैं बेहतर हो जाऊंगा, तो उसकी रिकवरी उस इंसान से ज्यादा तेजी से ज्यादा बेहतर हो सकती है जो कि स्ट्रेस ले चुका हुआ और उसके लिए चीजों को कोप करना मुश्किल है। तो मेंटल हेल्थ इज द प्राइमरी हेल्थ। आप मेंटल हेल्थ को आप समझेंगे, अगर आपकी मेंटल हेल्थ इंटैक्ट है, अगर आप मेंटली बिल्कुल ठीक हैं या आपकी मेंटल हेल्थ ठीक है, तो फिर आपकी जो फिजिकल हेल्थ है वो भी बेहतर हो सकती है, आपकी स्पिरिचुअल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है, फाइनेंशियल और सोशल हेल्थ भी बेहतर हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल बाइपोलर डिसऑर्डर उस बड़ा आम हो गया है, लोगों को पता ही नहीं है ये क्या है और इसके क्या सिम्टम्स होते हैं, किस तरह से इसको ट्रीट किया जा सकता है। एक तो ये बताएगा कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक्चुअल में है क्या, किस तरह से पता चलता है कि एक शख्स इसका शिकार है? बाइपोलर जैसे इसके नाम से जाहिर हो रहा है ना, बाय का मतलब होता है टू, पोल का मतलब हो रहा है एंड, दो एंड्स के ऊपर इंसान होता है। तो बाइपोलर का मतलब ये है कि एक ऐसा मसला जिसमें इंसान जो है या दो पोल्स के ऊपर रहता है, एक्सट्रीम एंड्स के ऊपर रहता है। और वो एक्सट्रीम एंड्स ये हैं कि एक एंड के ऊपर बहुत डीप डिप्रेशन है, बहुत ही ज्यादा नीचे जाना है, यानी उसको डिप्रेशन बहुत बुरा है, और उसका जो दूसरा एंड है उस पोल का, उसमें बहुत हाई एक्साइटमेंट होती है। और बीच में जो है वो चीज है जो बैलेंस है एक्चुअली, जो हम सब रोजाना, वो लोग जिनको बाइपोलर नहीं है वो बीच में कहीं स्टे करते हैं, कभी सैड होते हैं कभी एक्साइटेड होते हैं, मगर बीच में नॉर्मलाइज कर जाते हैं और वो बिल्कुल अपने उस सेंटर पॉइंट को जो है कैच कर जाते हैं। मगर जो लोग बाइपोलर का शिकार हो जाते हैं वो दोनों एक्सट्रीम में से किसी एक एक्सट्रीम के ऊपर रहते हैं, या वो डिप्रेशन में रहेंगे या फिर वो जो एक्साइटमेंट में रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहिबा, बिल्कुल ये बताइएगा कि ऐसा जो पेशेंट होता है उसके ऊपर तो उल्टा गुस्सा किया जाता है क्योंकि हमें पता ही नहीं होता कि वो बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है और उसको जो है ना मजीद वो बेचारे को वल्नरेबल कर दिया जाता है। हम लोग अपने रवैयों से उसको ऐसा करते हैं। तो इसका बेहतरीन तरीका क्या है, किस तरह हमें रियलाइज होगा कि ये बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार है और किस तरीके से उसको हमें ट्रीट करना चाहिए? देखिए, जो डिप्रेशन है ना उसके सिम्टम्स तो बड़े क्लियर होते हैं कि आपका मूड बहुत ज्यादा खराब रहना शुरू हो जाता है, सेंस बहुत ज्यादा हो जाती है, आप लाइफ को गिव अप करना शुरू कर देते हैं, इसमें आपका दिल नहीं करता। अगर आप देखते हैं कि आपके इर्द कोई ऐसा इंसान है जिसके रवैये में ये चेंज आ गया, वो कम से कम 2 हफ्ते हो गए उसको इस स्टेट में रहते हुए, तो इसका मतलब ये है कि आपको उसको हेल्प की जरूरत है। आप उसको बजाय इसके कि गुस्सा हो कुछ और हो, 2 हफ्ते से एक इंसान चलता बिल्कुल ठीक काम कर रहा था, लेकिन पिछले 2 हफ्ते से उसमें इस तरह के जो है सिम्टम्स आ गए, मूड खराब है, शुरू हो गई, खाना पीना इफेक्ट हो गया, वजन में कमी आ गई है और नींद उसकी खराब हो गई, तो ये इलामात हैं जहाँ पे उसको हेल्प की जरूरत है। उस पर गुस्सा करना आपका कभी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हाँ, अगर आप उसको सही डायरेक्शन दिखाएंगे कि वो किसी मेंटल डॉक्टर साहिबा, बड़ी अच्छी मिसाल आजकल हमें भी देखने में मिली है। जो आईजी साहब हैं, उन्होंने जो एक पुलिस एहलकार ने बदतमीजी की थी, गालियां दी थी, वीडियो वायरल हुई थी, आपने भी यकीनन वो वीडियो देखी होगी। तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट किया है, उसका जो प्रॉब्लम है उसे डिटेक्ट किया है कि उसे कोई प्रॉब्लम है, नफ्सियाती मसला है। तो वो वाकया आपने देखा होगा, आप बता सकती हैं कि वो जो पुलिस एहलकार है क्या वो भी बाइपोलर डिसऑर्डर का शिकार था और उसको क्या नफ्सियाती मसाइल थे? बज़ाहिर देखने में पता चल जाते हैं आप डॉक्टर्स को कि इसको क्या मसला है। बेसिकली मैं क्लियरली नहीं कह पाऊंगी उसको बाइपोलर ही था या नहीं था। हाँ, लेकिन उसको साइकोलॉजिकल आप ये देखें उसका एंगर जो है वो इतना ज्यादा था कि वो कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा था अपनी चीजों के ऊपर, और वो समटाइम्स मे बी वो पिछले, क्योंकि पुलिस एहलकार जो उनकी एक खास क्लास है, उनका एक खास लेवल का स्ट्रेस होता है और उनका एनवायरनमेंट बड़ा डिफरेंट होता है, उनके पीछे से बहुत सारे इश्यूज चल रहे होते हैं जो अल्टीमेटली कहीं ना कहीं इतनी फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर देते हैं उनके अंदर से, उनका वो इमोशनल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ताहिरा रुबाब हमारे साथ मौजूद थे। और नफ्सियात का मसला पुलिस वाले का हो, आपका या मेरा हो, वो एड्रेस होना चाहिए, उसका हल भी निकलना चाहिए। आखिर में हम यही कहेंगे कि जो ऐसे पेशेंट्स होते हैं उनको गुस्से से ज़्यादा ना हमदर्दी और प्यार की ज़रूरत होती है, बजाय इसके क्या। ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। ज़रा सियासी मंजरनामे की बात करें तो लंदन इस वक्त बहुत ज़्यादा सियासी सरगर्मियों का महवर बना हुआ है और साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब भी जैसे ही अपने ओहदे से रुखसत हुए हैं वो भी लंदन पहुंच चुके हैं और अब शनीद ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब को वापस लाने की तैयारी की जा रही है। मियां साहब वापस आएंगे तो मुल्क की सियासत पर उसके क्या हालात, क्या असरात मुरतब होंगे, इसी पर बात करने के लिए सीनियर तज्ज़ियाकार नज़ीर लगारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत शुक्रिया, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग। लगारी साहब,
बताइएगा क्या ऐसा होगा अगर मियां साहब आ भी जाते हैं तो मुल्क की सियासत पर इसके क्या असरात पड़ेंगे? आगे अगर इलेक्शंस करीब होते हैं तो आपको लगता है कि मियां साहब की आमद से नून लीग को कोई पॉलिटिकल माइलेज या कोई फ़ायदा हो सकता है? यकीनन वो पार्टी के सरबराह हैं और उन्होंने पार्टी कायम की। और उसके बाद क्या आप मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी जी, बिल्कुल, लगारी साहब आ रही है। जी, मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि उनने पार्टी बनाई और पार्टी को उनने एक लंबे अरसे तक चलाया है। 30 साल से ज़ायद अरसा उसको हो गया है पार्टी को, और उनने 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बने, उनने कुछ ना कुछ डिलीवर भी किया होगा और उनके ऊपर बहुत से इल्ज़ामात भी हैं। और इस सारी सूरत हाल में उनकी वापसी जो है वो उनकी पार्टी पर एक मुस्बत असर डाल सकती है। लेकिन बहरहाल लोगों के दिलों में ये सवाल रहेगा कि जब भी कोई मुश्किल वक्त आता है तो वो मुल्क से चले जाने का रास्ता अख्तियार करते हैं, लोगों के साथ रहने का रास्ता अख्तियार नहीं करते। और पाकिस्तान के अंदर जो जेलों के हालात हैं वो सब लोगों के लिए यकसा है। ऐसा नहीं है कि जो आम आदमी है वो अच्छे हालात में रहता हो। आपको शायद मालूम हो कि यहाँ पर अगर कराची जेल का हाल हो, लाठी जेल का हाल हो या मुल्क के दीगर इलाकों में, तो लोगों के लिए तो सोने का प्रॉपर जगह भी नहीं होती है। वो लोगों को थाई लगा कर सुलाते हैं। आप सोच नहीं सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है उनको सुलाया जाता है। तो ऐसे हालात में जब मुल्क के लीडर चले जाते हैं और जब मुश्किलात हल हो जाती हैं या आसान हो जाते हैं हालात, तो फिर उनकी वापसी होती है। तो लोगों के जहनों में ये सवाल तो होगा कि मुश्किल वक्त में हमारे साथ रहना चाहिए। और लगारी साहब ये तो नहीं है कि बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते सितंबर में अगर वो आते हैं सितंबर में, तो सर पानी बहुत ज़्यादा सरों के ऊपर से गुजर चुका है। जो सियासी नुकसान हुआ नून लीग का, क्या मियां साहब की अब आमद से उसका खमियाजा या तलाफ़ी हो सकेगी सर? देखिए, ये सवाल बड़ा मुश्किल है। बात यह है कि जो तवक्को बांधी जा रही है, जो हमारी कम्युनिटी के लोग, जर्नलिस्ट हजरात या सियासी लोग या जो सर्विसेज के रिटायर्ड लोग हैं, उन्होंने जो तवक्कुआत बांध रखी हैं जिस शख्स से और जिस पार्टी से, उसने पाकिस्तान में डिलीवर नहीं किया। मेरा अपना ख्याल यह है कि साबिक वज़ीर आज़म जिन्होंने 3.5 पौने 4 साल तक इस मुल्क पर राज किया है, वो पाकिस्तान की तारीख का बदतरीन तबाही का दौर था। और उस दौर में उन्होंने सवाए मुल्क को नुकसान पहुंचाने का कुछ भी नहीं किया। कोई एक पॉलिसी ऐसी नहीं थी। यानी उन्होंने पाकिस्तान की तारीख के 76 से 80% जितने पाकिस्तान कर्जे ले चुका था, उतने ही उसके 75 से 80% के दरमियान पूरे कर्जों का अगर उन्होंने 100 रुपये पाकिस्तान ने पिछले तमाम मुद्दत में लिए थे, यानी 70 साल या उससे 72 साल के अरसे में, तो सिर्फ इस जिसको लाया गया था बड़े तमतराक से, इसके दौर में उतने ही कर्जे दोबारा लिए गए इस मुख्तसर अरसे में, और पाकिस्तान में एक ईंट भी नहीं रखी। कोई सोचेगा तो सही ना कि यार पैसे कहाँ चले गए हैं। अच्छा लगारी साहब, नून लीग तो डेट्स दे रही है कि मिड ऑफ सितंबर में आ जाएंगे। आपको लग रहा है ये सिर्फ मीडिया टैक्टिक्स हैं या फिर लोगों को इंगेज रखने के लिए किया जा रहा है, या वाकई वो सितंबर में आ जाएंगे? और अगर अभी तक उनका प्लान नहीं बन सका तो क्या कानूनी रुकावटें हैं जिस वजह से वो नहीं आ पा रहे हैं? यकीनन हैं, कानूनी रुकावटें हैं। एक तो ये कि ठीक है कि एक सज़ा मुअत्तल है, लेकिन दूसरी सज़ा में अभी तक तात्तुल नहीं आया है। ये हुआ है कि उसमें जो 2 एक्यूज्ड हैं सब इक्विट हो चुके हैं, बरी हो चुके हैं, और वो जो मुअत्तल है मुकदमा उसमें जमानतों पर हैं। अगर वो आते हैं, क्या उससे पहले उनकी गैर हाजिरी में कोई भी कोर्ट, अगर ये तवक्को की जा रही है कि एक चीफ जस्टिस के चले जाने से दूसरे चीफ जस्टिस के आ जाने से ऐसे ही कोई जो है कोई खास किस्म का मुआवजा हो जाएगा, तो मुझे नहीं लग रहा है कि अच्छा लगारी साहब, अब जो मियां साहब आएंगे ये वही मियां साहब होंगे या बहुत बदले मियां साहब होंगे? ये जो मियां साहब पाकिस्तान से गए थे, बड़े एंटी एस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव था इनका और बहुत ज़्यादा ललकारते रहे उनको, और अब जो मियां साहब आएंगे, दोनों मियां साहब में फ़र्क कितना होगा? फैशन गेम बड़ी स्ट्रांग होगी उनकी बाहर जाके। नहीं, मैं ये अर्ज करता हूँ
कि जो छोटे मियाँ साहब हैं वो तो खुद कह चुके हैं ना कि मैं गुज़श्ता 3 साल से इस्टेब्लिशमेंट का लाता हूँ, और जो बड़े मियाँ साहब हैं वो बहरहाल उन्होंने एक महाज आरई की सूरत हाल तो रखी। ठीक है लगारी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। अभी एक ब्रेकिंग न्यूज़ आई है, इसमें मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। नैब ने केस में तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए जो दरख्वास्त थी, दरख्वास्त खारिज करते हुए केस को निपटा दिया। जी हाँ बिल्कुल, नैब ने केस में तहरीरी फैसला इस हवाले से किया है और अदालत ने मरीम नवाज़ के खिलाफ नैब दरख्वास्त खारिज करते हुए इस केस को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है और नैब ने केस में तहरीरी जवाब अदालत में जमा भी करवा दिया है। ये अहम खबर आपको दे रहे हैं। अदालत ने मरीम नवाज़ के खिलाफ नैब दरख्वास्त खारिज करते हुए केस को निपटा दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मरीम नवाज़ की ज़मानत मनसूखी के लिए दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी है और अब नैब ने केस में तहरीरी जवाब भी अदालत में जमा करा दिया है। अदालत ने दरख्वास्त को फुल बेंच के रूबरू पेश करने की हिदायत भी कर दी हैं और अब ये दरख्वास्त खारिज करते हुए केस को निपटा दिया गया है। बिल्कुल, मज़ीद भी कुछ स्टोरीज हमने डिस्कस करनी है ब्रेक के बाद। चलें जी, खेल के मैदान से कुछ अच्छी खबरें आना शुरू हो गई हैं और ये क्रिकेट की हम बात नहीं कर रहे, बात करें हम फुटबॉल की। अगले महीने सितंबर में सऊदी अरब में होने वाला 6 मुल्की विमेन फुटबॉल टूर्नामेंट कंफर्म हो गया है। वो जो 6 मुल्की टूर्नामेंट कंफर्म हुआ है उसमें पाकिस्तान की टीम भी जाएगी, परफॉर्म करेगी। पाकिस्तानी विमेन फुटबॉल टीम की नायब कप्तान मलिका नूर हमारे साथ मौजूद हैं। बगैर किसी वक्फे के उन्हें शो में शामिल करते हैं और बात करते हैं। मलिका, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मलिका, क्या एक तो बहुत मुबारकबाद भी आप लोगों को कि पाकिस्तान में जो फुटबॉल है उसको उस तरह से बूस्ट नहीं किया जाता, प्रमोट नहीं किया जाता, उसके बावजूद पाकिस्तानी टीम जा रही है और जो टूर्नामेंट होने वाला है उसमें परफॉर्म करेगी। क्या देख रही हैं और डू यू थिंक इट्स गुड? वालेकुम सलाम, थैंक यू, आपने मुझे अपने शो पे बुलाया। एंड जी बेशक जो है अभी टाइम लग रहा है पाकिस्तान में फुटबॉल को डेवलप होने में और ज़्यादा सपोर्ट और लोगों का फुटबॉल में आने में, बट आहिस्ता आहिस्ता हम कर रहे हैं। इंशाल्लाह कंटिन्यू करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। मलिका, एक्साइटमेंट कैसी है, मोराल कैसा है? और फुटबॉल को लेकर पाकिस्तान में तो बहुत क्रेज़ पाया जाता है और अभी जो टूर्नामेंट हो रहा है किस तरह की तैयारी है आपकी? क्या जज्बात, इमोशंस क्या हैं आपके? जब से फुटबॉल खुला है पिछले साल से तो हम लोग टाइम टू टाइम इवेंट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हमें नज़र आ रहा है कि हम जितना ज़्यादा जाके इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ रहा है लड़कियों में और उतना ज़्यादा हम लोग अच्छे होते जा रहे हैं, क्योंकि हमें आइडिया हो रहा है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हम लोग ने कहाँ पे क्या काम करना है। तो हमारी एक्साइटमेंट लेवल इज़ ऑलवेज हमेशा हम एम्ड रहते हैं कि हमने जाना है, अच्छा परफॉर्म करना है। बस कांट वेट कि हमारा कैंप लग जाए और फिर हम दोबारा शुरू हो जाएं। मलिका, अच्छा मलिका, आपको लग रहा है जो टूर्नामेंट होने वाला है इसमें पाकिस्तान की जो रैंकिंग है, अभी तो पाकिस्तान आलमी रैंकिंग में 157 नंबर पर है, फीफा की जो रैंकिंग है उसमें बेहतरी आएगी? जी जी, जितना हम लोग इंटरनेशनल फ्रेंडलीज खेलेंगे, पार्टिसिपेशन जितना हम लोग दिखेंगे बाहर की दुनिया को, इंटरनेशनल मैचेस खेलेंगे, हमारी रैंकिंग इंशाल्लाह बढ़ती जाएगी। मलिका, वो दिन कब आएगा जब हम देखेंगे कि पाकिस्तानी जो हमारी ख़वातीन हैं फुटबॉल में एक अपना एक बड़ा डिस्टिंग्विश सा मकाम बनाएंगी, बड़ा नाम रोशन करेंगी पाकिस्तान का? देख रही हैं आप जिस तरीके से अब फुटबॉल के हवाले से पाकिस्तान में इसको अहमियत दी जा रही है? देखें, प्लेयर्स के हाथ में जितना है वो सब कुछ कर रहे हैं। हम ट्रेनिंग करते हैं अपनी तरफ से, प्लेयर्स बहुत कमिटेड और डेडिकेटेड हैं, लेकिन बात आती है कि गवर्नमेंट, ऑर्गेनाइजेशंस, फेडरेशन सब कितना सपोर्ट करता है, क्योंकि प्लेयर एक हद तक खेलता है तो आपको पता है सिस्टम कैसे चलता है। तो अगर ऐसे ही जिस तरह पिछले साल से इतना हम लोग कॉन्टिन्यूसली हर जगह जगह पार्टिसिपेट कर रहे हैं और हम लोग परफॉर्म अच्छा कर रहे हैं, टाइम टू टाइम कैंप्स लग रहे हैं, अगर ऐसे कंटिन्यू होता रहा तो आप देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट कोई अच्छा सा इवेंट आएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मलिका, आप नाइब कप्तान हैं, प्लेयर्स को बड़ा अच्छे से जानती हैं, जो फीमेल फुटबॉल प्लेयर्स हैं उनको क्या प्रॉब्लम्स इस वक्त फेस करनी पड़ रही हैं और गवर्नमेंट से या फेडरेशन से आपकी क्या अपील है?
प्लेयर्स को सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हम लोकली तो अपनी ट्रेनिंग करते हैं, बट आपको पता है कि जब आप नेशनल कैंप में जाते हो तो एक टीम कोऑर्डिनेशन या फिर आप टीम गेम, फुटबॉल इंडिविजुअल गेम नहीं है, टीम गेम है। तो हमें सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पास लोकली इतने बड़े ग्राउंड्स या फिर हमारे पास ऐसा सेटअप नहीं है कि हम लोग जो है ना सारे मिल के कैंप के अलावा भी ट्रेनिंग करें। सबसे बड़ा इशू हमारा ये है। उसके अलावा जब ये सारा अगर गवर्नमेंट थोड़ा सा ध्यान हम पे दे फुटबॉल की तरह, क्रिकेट नो डाउट कि क्रिकेट अच्छी गेम है और पाकिस्तान में फॉलो करते हैं, बट अगर आप थोड़ा सा फुटबॉल को, दूसरी गेम्स को प्रमोट करोगे, आप अपना रोल प्ले करोगे, तो उसके बाद जो है ना हमारा परफॉर्मेंस और हमारा रिजल्ट नजर आना शुरू होगा। मलिका, गवर्नमेंट से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी, और ये जो आप टूर्नामेंट के लिए जा रही हैं सऊदी अरब आपकी टीम, तो गवर्नमेंट आपको फाइनेंशियल भी इसमें आपके साथ ताउन कर रही है, सपोर्ट कर रही है आपको? काफी टाइम हो गया है। आई डोंट थिंक के एज फार एज आई नो के गवर्नमेंट का कोई खास फाइनेंशियली कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बोलते हैं हमें जो एनओसीज वगैरह चाहिए तो वो ऑब्वियसली गवर्नमेंट की मेहरबानी है कि वो हमें टाइमली दे देते हैं, हम पार्टिसिपेट करते हैं। उसके अलावा फेडरेशन, फीफा सारा कुछ हैंडल करती है। तो हमें बस वो बोले कि हमारी लड़कियां खेल रही हैं, हमें थोड़ा प्रमोट करे, हमारी तरफ देखे, हमारे लिए वो बहुत मैटर करता है। हमारा प्लेटफॉर्म आपके लिए हाजिर है। गवर्नमेंट से कोई अपील करना चाहें, कोई उनको पैगाम देना चाहें अपनी फेडरेशन के हवाले से, अपनी टीम के हवाले से, कोई कहना चाहें बात आप उनसे? उनसे बस मैं यही कहूंगी, प्लीज हमारे लिए जो है ना, स्पेशल लड़कियों के लिए ग्राउंड्स जो है इजीली जो है ना एक्सेसिबल कर दें, क्योंकि हमें टफ टाइम मिलता है, क्योंकि हम लोकली आते हैं जब इवेंट से फारिग होकर टूर्नामेंट से, तो हम फुटसॉल खेलते हैं, हम फुटबॉल नहीं खेलते हैं। तो अभी जिन्ना स्टेडियम है वहां पे हमें मेंबरशिप के लिए वहां पता नहीं बहुत ख्वारी करनी पड़ती है। तो गवर्नमेंट से ये अपील है कि हमारे लिए ऐसे ग्राउंड्स बनाएं, या फिर ऐसे मतलब आप नेशनल टीम प्लेयर हो तो आपके पास तो एक्सेस होना चाहिए जहां पे आपने ट्रेनिंग बिल्कुल होना चाहिए। मलिका, आप नायब कप्तान हैं, जो यंग टैलेंट आ रहा है, अब तो हम देखते हैं कि जैसे गली मोहल्लों में क्रिकेट खेली जाती थी, अब फुटबॉल का जुनून भी बहुत बढ़ता जा रहा है। यंग टैलेंट को क्या मैसेज देंगी? मैं जितना टाइम से मैं फुटबॉल खेल रही हूँ, और अभी आप देखो कि काफी टाइम फुटबॉल पे बैन भी लग चुका था, लेकिन अभी आप अगर किसी इवेंट में जाते हो फुटबॉल के, आप देखोगे कि अभी छोटी छोटी बच्चियां आई हैं, मतलब 11, 12, 13, 14 इयर्स की बच्चियां, इतनी टैलेंटेड बच्चियां हैं। वही है कि वो लोग शुरू करते हैं अपने शौक से, लेकिन जब इवेंट्स नहीं होते ना, वो दिल हार जाते हैं। तो सब लड़कियों को ये है कि मतलब आप अपना जो मेहनत है ना वो करते रहो, आगे प्लेटफॉर्म, आगे इवेंट्स वगैरह आते रहेंगे, आज नहीं तो कल आएगा, लेकिन अपनी ट्रेनिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि आई कैन सी कि जो नई जनरेशन आई है वो स्किल वाइज बहुत अच्छी है। यकीनन बहुत अच्छी है नई जनरेशन को, आपने बड़ा खूबसूरत मैसेज दी है। मलिका नूर, नायब पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम हमारे साथ मौजूद थी। मलिका, बहुत शुक्रिया आपका। और ये कितनी खुशाइंद बात है कि वो खुद से कर रही हैं, सारे एक्सपेंसेस हो जाएं या इवन ग्राउंड्स अवेलेबल नहीं। अच्छा, आप जज्बा देखिए, जज्बा भी है, रिसोर्सेज नहीं है और टीम माशाल्लाह खेलने इसके साथ साथ टैलेंट भी है। आप देखें कि ये मलिका जिस तरह बता रही हैं, अपनी मदद आपके तहत ये तमाम खिलाड़ी सिर्फ एक जुनून है और पाकिस्तान का नाम रोशन करने की लगन है। अगर गवर्नमेंट सिर्फ इनको थोड़ा सा इनके साथ कांधे से कांधा मिला दे तो ये पाकिस्तान का नाम बड़े अच्छे तरह से रोशन कर सकते हैं। बेसिक चीज़ उनको चाहिए, ग्राउंड्स की कमी है। अगर ग्राउंड प्रोवाइड कर दिए जाएं तो यकीनन जो रैंकिंग है 157 पर फीफा की जो आलमी रैंकिंग है उसमें पाकिस्तान आगे भी जा सकता है, टॉप 100 में भी आ सकता है। अच्छा, हम लोग स्पोर्ट्स की बात कर रहे हैं तो अभी क्रिकेट की भी बात कर लेते हैं। और क्रिकेट जुनून बढ़ता जा रहा है, और जुनून सिर्फ जो शायकीन है उस हद तक नहीं है, अब जो प्लेयर्स हैं वो भी जुनूनी हद तक क्रिकेट को जीतने के लिए या ग्राउंड में अपने नर्व्स को कंट्रोल रखने के लिए एक्सरसाइज करते दिखाई देते हैं, डिफरेंट किस्म की डाइट्स करते हैं। लेकिन हमने एक डिफरेंट ही किस्म की एक्सरसाइज देखी है जो सोशल मीडिया पर बड़ी टॉप ट्रेंडिंग में थी, ट्विटर पर टॉप ट्रेंडिंग में थी। वो वीडियो है जो बांग्लादेशी क्रिकेटर हैं उनकी, ये देखें, ये ग्राउंड में वो मौजूद हैं और यहाँ पर गर्म कोयले बिछाए गए हैं। नईम शेख इन क्रिकेटर का नाम है बांग्लादेश के, और दहकते कोयलों पर उनको चला रहे हैं। अब ये कौन सी ऐसी ट्रेनिंग है? हमने आयशा दुनिया भर में बड़ी बड़े प्रैक्टिस सेशंस देखे हैं, लेकिन ऐसी ट्रेनिंग नहीं देखी। और वो ट्रेनर उनको बड़ा प्रेज कर रहे हैं, तालियां बजाकर अप्रिशिएट कर रहे हैं।
खेल में दहकते कोयलों का क्या काम है? इसमें तो अगर खुदा ना खासा आपका पाँव जख्मी हो जाए, आप इंजर्ड हो सकते हैं, आप खेल नहीं सकते हैं। अच्छा, इसको कुछ लोग जादू टोने से भी मंसूब कर रहे हैं। अच्छा, बड़ी तनकीद की जा रही है सोशल मीडिया पर। मिले जुले जज्बात है इस पर। प्रेस तो खैर इसको उस तरह से नहीं किया जो सारिफीन है उन्होंने तनकीद का ही निशाना बनाया, और बड़े अलग अलग तरीके से जब कोई भी मीम्स की आती है, भरमार हो जाती है, ऐसे कुछ भी सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में चीज़ आ जाए। तो एक मैं मीम्स ही कल देख रही थी, ये वीडियो, उसके नीचे कमेंट लोगों ने किए हैं कि ये जो मर्जी कर लो फिर भी तुम शाहीन अफरीदी की बॉल से नहीं बच सकते। तो अब ये मीम्स तो बन रहे हैं, बट ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। आप देखिए वो फुटबॉल का ग्राउंड है, अंगारों पर आयशा, दहकते अंगारों पर वो चल रहे हैं। फुटबॉल का ग्राउंड है और वो भी खराब हुआ है ये कोयले जलाने से। मैंने नहीं कभी देखा इससे पहले कि क्रिकेट में इस तरह की कुछ एक्टिविटीज। मेरा ख्याल है कि जो खिलाड़ी हैं उन्होंने भी नहीं देखा होगा, ये कभी ऐसी चीज़ नहीं देखी कि दहकते अंगारों का इस चीज़ से क्या काम है, प्रैक्टिस से। तो ये एक बहुत ही इसके सवाल हैं, इसके ऊपर बहुत ज़्यादा समझ से बाहर है कि कौन सी फिटनेस की ये ट्रेनिंग है आयशा ऐसी कि जो आप दहकते अंगारों पर चल के दिखा रहे हैं। ग्राउंड में आपने खेलना है आपका। अच्छा, अब इस वीडियो के बाद ना खास तौर पे ये जो प्लेयर हैं इनकी परफॉर्मेंस सबने देखनी है एशिया कप में कि इन्होंने कौन सा तीर मारा है दहकते कोयलों पे चल के। लेकिन मुझे तो लग रहा है देखेंगे तब जब वो खेलने के काबिल होंगे। खुदा ना खासा उनका पाँव अगर जख्मी हो गया हुआ वो तो खेल ही नहीं सकेंगे, परफॉर्म ही नहीं कर सकेंगे। तो खैर ये चीज़ थी जिसको हमने आपको दिखाना था कि ये पता नहीं कौन सा कोई टोटका ऐसा है, किसने ये टोटका बता दिया अंगारों पर चलकर आपकी परफॉर्मेंस बेहतर हो सकती है, जो बता रहे हैं, ये तालियां बजा रहे हैं। अच्छा, अब अमेरिका का रुख करते हैं। अमेरिका से खबर है आपके लिए कि आपको पता है कि जब गर्मी होती है तो लोग साहिलों का रुख करते हैं, और साहिलों का जब रुख करते हैं वहाँ पे नहाते हैं, तफरीह करते हैं, और वो सदियों से वहाँ पे ये चीज़ चली आ रही है। अब क्लाइमेट चेंज की वजह से लोग ऐसे हैं 30 to 40% जो अमेरिका या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो गर्मियों में बीचेस का रुख करते हैं। बीचेस का रुख करते हैं, लेकिन जनाब अब बीचेस पे अगर आपने जाना है तो बहुत एहतियात करनी है। शार्क्स मछलियाँ, जो कि सबसे खतरनाक मछली जिसको कहा जाता है, जो कि जानलेवा हो सकती है, गुज़िश्ता चंद अरसे से ये देखने में आ रहा है कि होती है, मतलब गुज़िश्ता चंद अरसे से ये देखने में आ रहा है। अब ये फुटेज भी आप देख सकते हैं कि ये किनारों पर आ रही हैं, और बहुत से लोगों पर शार्क ने हमले भी किए हैं, जिसकी वजह से अब बाकायदा इसका हल ये निकाला है वहाँ की हुकूमत ने कि बाकायदा इनकी मॉनिटरिंग के लिए ड्रोन्स उड़ाए जाते हैं, जो देखते हैं कि अगर शार्क आ रही है तो वो अलार्म लगाकर उनको मुतनब्बे करते हैं कि बाहर आ जाएं, शार्क मछली आ सकती है, क्योंकि आप उनके घर में गए ना। बिल्कुल लकीली शार्क की जब आती है तो पता भी चल जाता है, बिकॉज उसके ऊपर जो उसका वो क्या बोलते हैं, आई डोंट नो उसको प्रोनाउंस क्या किया जाता है, लेकिन जब वो आती है तो पता टेल, वो जो नजर आ रही है, जो अपर टेल होती है, उससे पता चल जाता है कि शार्क आ रही है। तो दूर से वो जो ड्रोन कैमरेज लगाए हुए हैं उससे पता चल जाता है कि देयर इज अ शार्क एंड जो आपकी तरफ आ रही है, तो लोगों को वहां पर सायरन बचा के बताया जाता है कि आप यहाँ से बाहर चले मछली है। मुझे तो याद है जो गोरे होते हैं ना वजहात, ये डरते नहीं है किसी चीज से। बीचेस तक आप रहे हैं, आप शार्क्स के घर में चले जाते हैं, डीप वाटर में चले जाते हैं, तो ये बड़ा यही चीज उनके लिए जानलेवा भी साबित होती है। ये हमले हुए भी हैं, कुछ लोग अपनी जानों से भी गए हैं। 16 हमले हो चुके हैं, 16 हमले शार्क्स के हो चुके हैं बीचेस पर, जिसे कम करने के लिए वहाँ पर जो लोग हैं उन्हें भी कुछ कहा जाता है कि आप भी कुछ हिफाजती इकदाम लें। और जो ड्रोन्स हैं वो तो हम आपको बता ही रहे हैं, और ड्रोन्स की पहले तादाद थी 8, चूँकि हमले भी बढ़ते जा रहे हैं शार्क्स के, तो अब वो जो एरियाज हैं वहाँ पे 8 से बढ़ा के ड्रोन्स की तादाद को 18 कर दिया गया। कुछ मूवीज भी हैं शार्क मछलियों पर, बहुत सी ज़्यादा मूवीज भी बनी है, उनमें उनके हमले दिखाए जाते हैं। तो अब ये लगता है ये बात मूवीज से निकल कर ना रियलिटी पर आ गई है। अच्छा, ये वैसे जब ये मैंने वीडियो देखी ना तो ये मुझे लिटरली किसी मूवी का सीन लग रहा था, नहीं? बिल्कुल मूवी का सीन लग रहा है। और जिस तरह अक्सर मूवीज में भी हम इसी तरह देखते हैं कि चंद लोग नहा रहे हैं, अचानक से शार्क आती है और वो उसको उठाकर ले जाती है और उसको खा जाती है। इमेजिन करें कि लोग बड़े मजे से बीच पे बैठकर वो कोकोनट वाटर पी रहे हो, पीछे से एक शार्क आए, वो आपका कोकोनट वाटर भी ले जाए, आपको भी साथ ले जाए, तो डेफिनेटली आप थोड़ा सोच के ही बड़ा आपको डर सा लगता है, और ये हकीकत में ऐसा हो भी रहा है। तो इसका तोड़ निकाला है ड्रोन्स के जरिए। तो लिहाजा सब लोग अपनी हिफाजत करें, और शार्क मछली से इनसे खेलना, उनके घरों में जाते हैं ना, लाहौर में बीच में नहीं जा सकते, लाहौर में बीच बन जाता है। लाहौर में अगर लाहौर में बारिश होती तो लाहौर वैसे ही नदी नालों का मंजर पेश करने लगता है। नाज़रीन, हम ब्रेक लेते हैं, स्टे विद अस।
वंस अगेन व्यूअर्स, एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे आपको न्यूज़ मॉर्निंग में। और खेलों के उफक पर एक और रोशन और कामयाब सितारा पाकिस्तान में तुलू हो चुका है और असद पाशा उनका नाम है। एथलीट हैं वो, जिन्होंने 9 एशियाई ममालिक के खिलाड़ियों को पछाड़ कर गोल्ड मेडल हासिल किया है, पहली पोजीशन हासिल की है और वो खुद आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद अच्छा, और उसके अलावा उन्होंने भारत के खिलाड़ी को भी पिछाड़ा है। 9 ममालिक के ये खिलाड़ी थे जिनमें सबको शिकस्त देकर पहला नंबर उन्होंने हासिल किया और पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। यकीनन हमारे ये जो रोशन सितारे हैं ये पाकिस्तान के माथे का झूमर हैं, पाकिस्तान का रोशन चेहरा है जो पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। असद आज स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। असद, वेलकम टू न्यूज़ मॉर्निंग, कैसे हैं आप? खैरियत से हो? सबसे पहले बहुत बहुत मुबारक हो आपको, आपने इतना ज़बरदस्त खेल खेला और पाकिस्तान का नाम रोशन किया। बताइएगा किस तरह के इमोशंस हैं, कैसा फीडबैक आ रहा है लोगों का? जी, हर एथलीट की ड्रीम होती है अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करना और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया और वहाँ जाके मेहनत का फल भी मिला कि अल्हम्दुलिल्लाह जब आप जीतते हैं गोल्ड और इतनी सारी दुनिया के सामने जब पाकिस्तान का नाम आप देखते हैं, जब आपका परचम लहरा रहा होता है और साथ जब आप जीते हो तो आपको पता है नेशनल एंथम फिर आपकी सुन के जो वो मज़ा आता है और वो जो इमोशंस, वो जो मोमेंट्स होती हैं वो तो बड़ी तारीखी ये ट्रॉफी आपको मिली है, दिखाइए। ये मोमेंटो मिला था और ये गोल्ड मेडल मिला था हम लोग को। ये बेसिकली जिन पार्टिसिपेट किया था उन सबको ये मोमेंटो मिला था और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे फिर उनको मेडल मिला था और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान केम फर्स्ट इन दैट कंपटीशन। और ये यूएई की गवर्नमेंट की तरफ से मिला था आपको? बेसिकली इंडियन ऑर्गेनाइज्ड इवेंट था। SPKF इंटरनेशनल गेम्स हर साल होती हैं, इस साल भी हुई थी, लेकिन आज तक कभी हम लोग इसके अंदर ज़्यादा मेडल नहीं लेके आ सके। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मौका दिया, मेहनत काफ़ी थी तो हम लोग फिर फर्स्ट इसके अंदर जीत के आए वहाँ से फिर। ज़बरदस्त। अच्छा, जो एथलीट है आप बता रहे थे शॉर्ट पुट, उसके हवाले से थोड़ा सा बताइएगा कि वो क्या है? शॉर्ट पुट बेसिकली कंपटीशन होता है जिसके अंदर आपके पास एक बॉल होती है भारी और आपने थ्रो करनी जिसे गोला कहा जाता है। यस एग्जैक्टली, लाहौर और पाकिस्तानी ज़बान में उसको गोला कहते हैं। और ओलंपिक्स लेवल पे ये 7.26 kgs की होती है, लेकिन जूनियर लेवल के ऊपर ये 6 kg की बॉल होती है। अब वहाँ पर जो कंपटीशन है वहाँ पर भी हम लोग को 6 kg की बॉल उन्होंने दी थी जिसे हम लोगों ने थ्रो करनी थी। अब पाकिस्तान के अंदर मेरे जो कोच थे सर इरफान, उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी थी यहाँ पर ट्रायल्स पर आके और मेरे एग्ज़ाम्स उस टाइम चल रहे थे, तो एग्ज़ाम्स के दौरान ट्रायल्स के अंदर मैंने वहाँ पर पहले मैं फ़र्स्ट आया पाकिस्तान में, वहाँ से सिलेक्शन हुई तो फिर उन्होंने हम लोग को बाहर भेजा दुबई। जब दुबई गए वहाँ जाके आपको पता है इंडियंस, बांग्लादेश, नाइजीरिया, उनके पास बहुत ज़्यादा ही एक प्रॉपर टीम होती है, प्रॉपर सिस्टम होते हैं, रिसोर्सेज होते हैं। हमारे में मेरे सर इरफान है जिन्होंने जो मर्जी उनके पास था टाइम वगैरह लगा के उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह इस स्टेज तक पहुँचाया कि हम वहाँ पर जाकर मेरा कॉन्फिडेंस इतना था कि मुझे पता था हम जीत सकते। और अच्छा, ये भी बड़ी अच्छी चीज़ होती है ना कि आपके कोच ने आप पे एतमाद किया और यही कॉन्फिडेंस होता है जो आपको आगे तक बूस्ट करता है। एक अच्छा एथलीट या कोई भी खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी ये होता है कि अपने कोचेस को कभी नहीं भूलते हैं, उस्तादों को कभी नहीं भूलते। जिस तरह एक कामयाब आदमी के पीछे कामयाब एक औरत का हाथ होता है ना, तो इसी तरह एक कामयाब खिलाड़ी के पीछे भी उसके कोच का बहुत हाथ होता है। अच्छा, 15 मीटर तक आपने थ्रो किए तकरीबन? 14.80 हमारा नेशनल रिकॉर्ड, तकरीबन 15.5 है जो जूनियर है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा 14.80 है। तो अब अगला गोल यही है कि इंशाल्लाह नेशनल रिकॉर्ड की तरफ भी हम जाएं। 15+ आपने करना है। अच्छा, ये जो आप प्रैक्टिस वगैरह करते थे, प्रैक्टिस में भी इतना ही जाता था या इससे ज़्यादा? प्रैक्टिस के अंदर मैं पंजाब स्टेडियम जाता था फॉर 2 मंथ्स, रोज़ जाके वहाँ पे ट्रेनिंग करता था और वहाँ पर मेरा इससे थोड़ा सा कम जा रहा था, मेरी 13.5-14 मीटर थ्रो जा रही थी। तो उस वक्त अभी मैं थोड़ा सा जब बाहर जा रहा था तो मुझे इतना था कि वहाँ वाले ज़्यादा फेंकेंगे, तो मुझे कभी भी नहीं था कि मैं इतना कर जाऊँगा। लेकिन जब वहाँ गया, अपने मुल्क का झंडा देखा, सारे दूसरे मुल्कों को देखा, तो वो जो एनर्जी आती है, जो अंदर से एनर्जी आती है फिर उसके बाद। अच्छा, फैमिली का बताएं, फैमिली की तरफ से आपको सपोर्ट है और कितने अरसे से आप ट्रेनिंग कर रहे हैं? बेसिकली जब भी कोई बंदा किसी को गोल्ड मेडल लेते हुए देखता है तो वो कहते हैं कि होस्टेस एथलीट की सारी है, जो भी स्पोर्ट्समैन है इसकी सारी मेहनत है, लेकिन ये एक पूरा टीम वर्क होता है। इसके अंदर मेरे नाना की दुआओं से लेके मेरी फादर की सपोर्ट, मेरे भाई, मेरी मामा, मेरे दोस्त, कोचेस, एक पूरा एक टीम लेके चलते हैं जिनकी दुआएं, जिनकी सारी मेहनत, जिनकी सारी सपोर्ट की बेसिस के ऊपर बंदा गोल्ड जीत सकता है। अच्छा सर, ये बताएं कि आपकी जाहिर बात है पेरेंट्स की दुआएं हैं, सबका ताउन कोऑपरेशन होती है, एक टीम वर्क होता है,
गवर्नमेंट की सतह पर आपको किस तरह आपकी इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया गया है, किस तरीके से आपको स्पोर्ट्स फेडरेशन वालों ने हम लोग को ये अपॉर्चुनिटी दी, क्योंकि आप लोगों को पता होता है कि जो लड़के होते हैं इनके ट्रायल्स ही नहीं हो रहे या कोई भी स्पोर्ट्स का आपको पता ही नहीं चलता, लेकिन उन्होंने हम लोग को प्रॉपर बताया। फिर जब हम लोग जाने से पहले किट्स का अरेंज करना, ब्लेजर्स का, इवन वहाँ पर जाके भी इंटरव्यूज़ करवाने, वहाँ पर भी हम लोग को प्रॉपर सपोर्ट देनी। आपको यानी प्रॉपर सपोर्ट मिली है हर तरह की। अच्छा, हम ये देखते हैं कि जो एथलीट होते हैं या जो भी खिलाड़ी जिनमें खेल का इतना जज्बा होता है, उनकी स्टडी कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो जाती है, वो उस तरह से अपनी स्टडीज को कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। आप बताइएगा, आप जाते हैं स्कूल वगैरह, बिकॉज यू आर अंडर 17। यस, मैं एड्सन कॉलेज का इस वक्त A2 के अंदर हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरी कभी भी पढ़ाई अल्हम्दुलिल्लाह कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हुई, क्योंकि मेन प्रायोरिटी वही थी। लेकिन उसके साथ साथ स्पोर्ट्स में क्योंकि जज्बा था, जोश था, कभी वो छोड़ी नहीं, हर चीज़ साथ साथ बैलेंस करके रखी। और उसके अंदर मैं अपने पेरेंट्स को दाद दूंगा जिन्होंने मेरी शुरू से सपोर्ट रखी अभी तक। अब फ्यूचर गोल्स क्या हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? इंशाल्लाह आगे का प्लान ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल इंशाल्लाह नेशनल रिकॉर्ड मैंने उसको तोड़ना है पहली बात, और दूसरी बात इंशाल्लाह हम लोगों का गोल ये है कि हम लोगों ने आगे अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके इंशाल्लाह ओलंपिक्स की तरफ भी पाकिस्तान का नाम रोशन। अच्छा, ये जो इंटरनेशनल गेम्स हुई हैं दुबई में, इसमें तकरीबन एशिया के 9 कंट्रीज हैं जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, उसमें गेम्स कौन कौन सी थी, उस इवेंट के हवाले से थोड़ा बताइएगा। उस इवेंट का बेसिकली हर साल होता है और इस साल बहुत बड़ा इवेंट था। उसके अंदर 9+ कंट्रीज थी, इसके अंदर इंडिया, आपके पास UAE, नेपाल, थाईलैंड, नाइजीरिया, सारी कंट्रीज़ थी। और वहाँ पर हर इवेंट होता है, क्रिकेट, फुटबॉल, एथलेटिक्स। हम पाकिस्तान की तरफ से एथलेटिक्स और बॉडी बिल्डिंग के अंदर गए थे और हम लोग को मौका मिला, और इस दफ़ा क्योंकि आज तक कभी हम लोग गोल्ड नहीं जीते शॉर्ट पुट के इवेंट के अंदर, तो मेरे लिए बहुत बहुत इज्जत की और बहुत अल्लाह ने दिया मौका और मैंने कर लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग को वहाँ पे भी गोल्ड मिला है और बॉडी बिल्डिंग में भी हम लोग को एक गोल्ड मिला था। इंडियन एथलीट जिसको आपने हराया जी, उनका क्या रवैया था आपके साथ? वो मुझे आज तक कभी, मैंने सुना था डिस्क्रिमिनेशन होती है लेकिन मैंने कभी फील नहीं किया। लेकिन जब वहाँ गए तो हम लोग के सारे भाई हैं, लेकिन पहले हम लोग का जब कौमी तराने की बारी है तो हमारा कौमी तराना आधा काट दिया गया। अच्छा, सारे मुल्कों का पूरा हुआ था, पाकिस्तान का आधा हो गया था। और कंपटीशन से पहले क्योंकि मैं छोटा था तो सीनियर जो इंडिया ने अपनी हरकतों से बाज नहीं आना, कहीं ना कहीं उनको ना वो होती है जो सीनियर इंडियन एथलीट्स थे बिफोर द कंपटीशन, दे कम अप टू मी और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें पता भी ये चीज़ होती क्या है। तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बेसिकली एक गेम में चलता है, हम लोग इतनी देर तो होती रहती है। और ये देखिए कितना अच्छा है कि उन्होंने हमारा कौमी तराना काटा, आपने जीत के दिखा दिया और फिर हमारा पूरा इससे बड़ा आपका जो मैदान के अंदर जो जवाब देते हैं, इससे बड़ा आपका बदला नहीं होता कि ऐसी चीजों का जवाब। लेकिन उसके बाद हमने इंस्टेड ऑफ कोई लड़ाई वगैरह, क्योंकि हम लोग को पता है स्पोर्ट्स में बातें चलती हैं, हम लोग भी करते हैं स्कूल में लेवल के ऊपर। तो उसके बाद जब हम लोग जीते, उन्होंने बहुत प्यार से, हम लोग ने भी उनको झप्पी डाली, उन्होंने भी हमें डाली, और फिर एंड में विनिंग सेरेमनी के ऊपर हम लोग की सबसे ज्यादा फोटोज इंडियंस के साथ ही। अच्छा, इंडियंस के साथ जी, तो वो बहुत खुश, वो सिर्फ कंपटीशन तक ही रहते हैं, जो मुकाबले जो स्पिरिट का तकाजा भी यही होता है कि आप ग्राउंड तक ही रखें, ग्राउंड तक ही रखने और पर्सनल चीजों को ना लें। और हम लोग तो हमेशा पाकिस्तानियों का होता है शुरू से प्रमोट करते हैं कि प्यार रहना चाहिए। वर्ल्ड रिकॉर्ड आपने कहा कि मैं वो तोड़ना चाहता हूँ, आगे वो क्या है उस बारे में? और इंशाल्लाह अभी तो पहला हमारा गोल ये है कि नेशनल रिकॉर्ड पाकिस्तान के अंदर पहले बेस्ट हम लोग जो इसका नेशनल रिकॉर्ड है 15.5 मीटर, उसको तोड़ें जो जूनियर लेवल के ऊपर है। फिर मेरा प्लान ये है कि इंशाल्लाह आगे अगर मुझे मौका मिलता है UK या आगे इंशाल्लाह अमेरिका किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में जाके वहाँ और ज़्यादा ट्रेनिंग लेके, उनके एक्सपीरियंसेस लेके इंशाल्लाह फिर ओलंपिक्स की तरफ जाए, पाकिस्तान का नाम लेके पाकिस्तान का नाम रोशन करें। क्योंकि हर एथलीट क्या होता है, हर स्पोर्ट्समैन की ड्रीम होती है कि मेरा मुल्क जितना ऊपर जा सके मैं उतना ऊपर इसको लेके जाऊँ। और आपने माशाल्लाह इतनी कम उम्र में पाकिस्तान का नाम रोशन भी किया है। बहुत शुक्रिया असद आपका, बहुत ज़्यादा आपके साथ नेक तमन्नाएं, बेस्ट विशेज़ हमारी आपके साथ हैं और आप पाकिस्तान का रोशन चेहरा हैं। और आयशा, कितना अच्छा लगता है कि जब ये यंग टैलेंट पाकिस्तान का नाम रोशन करता है। तो जो इकबाल ने कहा था ना कि ज़रा नम हो बड़ी जरखेज़ है साकी, तो ये मिट्टी वाकई ही बहुत जरखेज़ है। अब आने वाली जनरेशन है वजाहत, इनको सिर्फ अपॉर्चुनिटीज़ की ज़रूरत है। एक बार इनको दस्तक हो जाए इनके दरवाज़ों पर, जो भी इनके पास टैलेंट है, इल्म का जो ख़जाना है, और इतने अच्छे अच्छे आइडियाज़ हैं, हमें अपनी यूथ को उनके टैलेंट को यूटिलाइज़ करने की ज़रूरत है और बहुत आगे तक ये लोग जा सकते हैं। अच्छा, हम यूथ की बात कर रहे हैं तो एक छोटी यूथ भी है, छोटे बच्चे जिनके स्कूल खुल चुके हैं, गो के बड़ा रो कर जाते हैं क्योंकि इतनी लंबी छुट्टियों के बाद स्कूल जाना शुरू हुए हैं। अच्छा, जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो बहुत सी चीज़ें पेरेंट्स के दिमाग में चल रही होती हैं कि बच्चों को अच्छा खाना भी दिया जाए, मॉनसून का मौसम भी चल रहा है, बाहर का खाना खाने से तो पेट भी खराब होते हैं। एग्जैक्टली, पेट खराब हो जाते हैं। जो तो हमारी टीम ने बहुत खूबसूरत सी रिपोर्ट तैयार की है कि अपने बच्चों को स्कूल भेजते वक्त आप किन प्रोटोकॉल्स का ख्याल रख सकते हैं, किन बातों का ख्याल रखना चाहिए।
ये वीडियो आपने देखी है, ये फुटेज और ये जो भी हमने पैकेज तैयार किया था कि जो भी बच्चे स्कूल जाते हैं, वैन्स वगैरह में जाते हैं, डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन के ज़राए इस्तेमाल किए जाते हैं, उनके लिए जो हिफाजती इक़दाम हैं वो बड़े ज़रूरी हैं, ताकि माँ बाप बड़े परेशान होते हैं समटाइम बच्चे स्कूल जब जाते हैं। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी, हमारी कोशिश होती है कि जब हम लोग स्टोरीज़ की सिलेक्शन कर रहे होते हैं तो सोशल मीडिया पे जो ट्रेंडिंग में स्टोरीज़ चल रही होती हैं ना, वो हम आप तक पहुंचाएं। बारबी मूवी का जो बुखार था वो तो सब पर ही चढ़ा हुआ था ऑलमोस्ट। अच्छा, मेरा बुखार तो तब उतरा है जब मैंने सिनेमा में जाके देखी है। अच्छा, आपने देखी है बारबी मूवी? बारबी मूवी के 15 मिनट के बाद मैं तो सो गया, जब मूवी खत्म हुई मैं तब उठा। तो आपकी देखने जाना बनता ही नहीं था, वो एक विमेन सेंट्रिक मूवी है, गर्ल सेंट्रिक मूवी है। एज ए जर्नलिस्ट के आखिर मूवी में है क्या, इतनी वो डिस्कस हो रही, मैं उस क्यूरियोसिटी थी, मैं उस एंगल से देखने गया था। अच्छा, स्टोरी ये है, मैं बताती हूँ, वजहात देखने के वो एक अलग स्टोरी है। मेरे पास स्टोरी ये है कि एक 62 साला जर्मन खातून, उन पर ये बुखार ऐसा चढ़ा है, बारबी का बुखार, कि उन्होंने अपने पास इतनी ज़्यादा बारबीज इकट्ठी की हैं, 1,000 2,000 नहीं, 18,500 बारबीज उन्होंने इकट्ठी की हुई हैं। और मेरा ख्याल है उनको कितना टाइम लगा होगा, मेरा ख्याल है वो बचपन से शायद इकट्ठी कर रहे हैं, 60 साल हो गए। मेरा ख्याल है उनकी सारी ज़िंदगी का इकलौता मकसद ही ये होगा कि इन बारबीज को, इन गुड़िया को जमा करना है, और इससे बड़ा तो मेरा ख्याल है कोई बारबी लवर नहीं आप होगा। ये देखें कि जो बारबी बनाने वाले जो हिदायतकार हैं, उनका भी मैंने एक इंटरव्यू देखा, वो भी ये बात कर रहे थे कि इतने लोगों में, ख़वातीन में स्पेशली, बारबी का बुखार है और कभी आज से पहले किसी ने ये मूवी बनाने का सोचा ही नहीं। तो जब ये मूवी बनी तो मेरा ख्याल है जिनमें थोड़ा बहुत बुखार था वो थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया। इवन लेकिन वैसे तो जैसी मूवी है तो मुझे तो लगता है मूवी देख के बुखार उतरना चाहिए था, लेकिन जो बारबी लवर हैं, जाहिर बात है उनके लिए बड़ी अच्छी आप अपने रिव्यूज मत दें। अच्छा, हमने देखा है ख़वातीन ने बाकायदा वो कॉस्ट्यूम वेयर किया है, बारबी का जो ड्रेस होता है उसको पहन के, वहां पे मैंने देखा है लड़कियां वहां पर पहन के मूवी देखने गई थी। पिंक कलर के कॉफिन्स बने हैं, जो ख़वातीन या जो वफात पा जाती हैं उनके लिए बारबी के कलर्स के उन्होंने वो बनाए हैं कॉफिन्स। मतलब इतना फीवर मुझे कभी नहीं चढ़ा, खैर आपका तो उतर गया मूवी देखकर फीवर। अच्छा, ये क्योंकि वो बारबी का बराह रास्त ताल्लुक अच्छा, फीमेल से है, लड़कियों से है, तो लड़कियों में ये क्रेज ज्यादा है। एक और स्टोरी है, बारबी का पैकेज चलवाते हैं पहले। फीवर की तो हमने बात कर ली है, टिकटॉक का फीवर ऐसा है कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा, कोई सरकारी इदारा नहीं छोड़ा टिकटॉक ने। अच्छा, टिकटॉक ने तो खैर नहीं, जो अफसरान हैं, बड़े से बड़े ओहदों पर लोग बैठे होते हैं, इवन आप देखें कि चेयरमैन पीटीआई जब टिकटॉक पर आए, वो भी टिकटॉक पर आए बगैर ना रह सके। अच्छा, फिर दूसरी चीज ये है कि मोरल ग्राउंड्स पर अगर हम इसके अखलाकी पहलू पर बात करें तो ये एक बहुत बड़ा डिलेमा भी है, और डिलेमा इस लिहाज से है कि आप अपनी ड्यूटी अदा कर रहे हैं और उसके साथ साथ आपको टिकटॉक का इतना जुनून है, ना आपकी अपनी इज्जत है, ना आपकी अपनी प्राइवेसी महफूज है, और ना ही इन खवातीन की, जो खवातीन यहाँ पर ये मौजूद हैं, देखें बड़ी जांफिशानी के साथ ये अपना काम अदा करती हैं, तो उनकी प्राइवेसी भी मुतासिर हो रही है। अगर आपको टिकटॉक का जुनून है तो ख़ास तौर पर इस में हमारा मुखातिब पंजाब पुलिस है, अगर आपको इतना इसका जुनून है तो आपको क्या ज़रूरत है, क्या आपको किसने इजाज़त दी है कि आप फीमेल्स की इजाज़त के बगैर उनकी वीडियो बनाएं? टिकटॉक पर वीडियो मैंने देखी है जिसमें सॉन्ग पीछे से चल रहा है, हुस्न वालों की इस तरह की कुछ उसके लिरिक्स हैं, और पहले जब हुस्न वाले आते हैं तो वो अपनी जो फीमेल कलीग्स हैं उनको दिखाता है ये जनाब, उसके बाद वो फ्रंट कैम अपना ओपन करते हैं और फिर उसके बाद अपनी वीडियोस दिखाते हैं। बेचारी खवातीन को इल्म भी नहीं है कि हमारी वीडियोस बन रही हैं, पता ही नहीं है कि हम वीडियोस में आ रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जो है ना, मेरा ख्याल है कि और आप देखें कि ये हरासमेंट के जुमरे में आता है। उनके सर कवर हैं और एक ने तो नकाब किया है, यानी वो अब उनकी मर्जी से वीडियो नहीं बनी है। तो आप खुद सोचिए कि आपके घर में भी जो माँ बहनें हैं जो नकाब करती हैं, जो पर्दे करती हैं, आपको एटलीस्ट उनसे परमिशन लेनी चाहिए। और उनकी बैकग्राउंड में आप इस तरह के घटिया गाने लगा रहे हैं तो ये बहुत अच्छा, बड़ा आपके ऊपर एक्शन होना बनता है, इन पे एक्शन लेना चाहिए। एग्जैक्टली, इस पर एक्शन होना चाहिए। और दूसरी बात ये कि इस तरह के जब लोग होते हैं ना, तो जो पेरेंट्स होते हैं, जो बड़े होते हैं, वो अपनी बच्चियों को आगे आने की इजाज़त नहीं देते हैं, पुलिस में काम करने इन लोगों की हरकतों की वजह से बहुत सी खवातीन का घर से निकलना बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ा पहलू है जिसके ऊपर हमने बात करने की कोशिश की। 2 मिनट के आपने अपना एंजॉयमेंट के लिए वीडियो डाल दी, क्या मिल गया होगा आपको? चंद व्यूज मिल गए होंगे, चंद लाइक्स मिल गई होंगी, लेकिन आपने एक दफा नहीं सोचा कि जब वो लड़कियों के घर वाले वीडियो देखेंगे
तो उन पर क्या गुजरेगी, वो क्या सोच सकते हैं और इदारों को इस पर एक्शन लेना चाहिए। आईजी साहब से और पुलिस के आला ऑफिसर से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिन ऑफिसर जिनकी तस्वीरें भी वाजे आ रही हैं जिसमें इन्होंने खवातीन की प्राइवेसी को ब्रीच किया है और इदारे की ये लोग बदनामी का बाइस बने हैं, इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए। बड़े एक्टिव हैं और बड़े पॉजिटिव काम कर रहे हैं, यकीनन वो इस पर भी एक्शन लेंगे। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, आपसे फिर मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।